ओके, लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। जल्दी से आएंगे सारे बच्चे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग बेसिक्स में मेरे ख्याल से नेचर वाइज, यानी कि किस तरीके से फंक्शन में, नेचर में हम कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं वो सीखे थे। गेट ढक देना ना। और उस केस में हमने ये देखा था कि 3 टाइप के कॉस्ट वहां भी होते हैं। क्या वो 3 टाइप के कॉस्ट है बता सकते हैं आप? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। कुछ गलत बोल दिया क्या? अच्छा, लास्ट वाला ओवरहेड्स नहीं है सर, लास्ट वाला नाम क्या है? एक्सपेंसेस। तो ये एक भारी मिस्टेक होता है लोगों का। क्यों ये भारी मिस्टेक होता है सर? 2 कारण है। एक कारण है ना कि चैप्टर्स जब देखोगे ना आप बुक्स में, तो आपको एक्सपेंसेस बोल के कोई चैप्टर्स नहीं दिखेगा। चैप्टर वाइज आपको ओवरहेड एक चैप्टर दिखेगा, ओवरहेड एक चैप्टर दिखेगा। तो इस वजह से आप लोग को लगेगा कि यार ये तो ओवरहेड्स होना चाहिए था नाम। नहीं, ओवरहेड्स नहीं है। तो 3 टाइप के कॉस्ट थे, बताइए वापस से क्या क्या और क्या? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। सबसे पहले अगर लेबर मटेरियल का बात किया जाए तो इसका नाम मटेरियल क्यों है पता है? 2 कारण से। एक मटेरियल जैसे अपने सब जानते हैं, थिंग्स जिसको अपने बोलते हैं मटेरियल, और एक मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। जानते हो ना, आपने क्या बोलते हैं? ये बहुत मटेरियल है, अपने लिए मटेरियल है मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जैक्टली द सेम मीनिंग जो कि आपको कॉस्ट बोलता है कि सर जो भी खर्चा लगना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा किसका होता है बताइए? मटेरियल का। इसीलिए उसको मटेरियल बुलाया गया। सेकंड, ह्यूमन रिसोर्स जो हम यूज करते हैं कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में या कोई भी बिजनेस में, उनको हम क्या बुलाते हैं सर? लेबर। और लास्ट हमने पढ़ा सर, जो खर्चे मटेरियल में घोषित नहीं किए जा सकते, जो खर्चे लेबर में घोषित नहीं किए जा सकते, वो सारे खर्चों को हम कहाँ लिख देंगे बताइए ना? वो सारे खर्चों को हम एक्सपेंसेस में लिख देंगे। अब ये मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस एज पर ट्रेसेबिलिटी, क्या वर्ड बोला सुना? ट्रेसेबिलिटी, या फिर एट्रीब्यूटेबल है कि नहीं किसमें सर? प्रोडक्शन प्रोसेस में। उस हिसाब से 2 पार्ट में ब्रेक हुए थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सर वो खर्चे जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है, किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में। और इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली ट्रेसेबल, अरे लग दोनों ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए लग रहे हैं, बट कोई डायरेक्टली और कोई इनडायरेक्टली। अब इस मुद्दे को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अभी के मुकाबले, बट आगे चलते चलते ये चीजें और आसान होती रहेंगी, मैंने पहले भी बोला। अब ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में डायरेक्ट कॉस्ट जितने लगते हैं उन सबको एक और नाम दिया गया था, बताइए क्या? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक बहुत ही अनोखा नाम दिए, ओवरहेड्स, माथे के ऊपर के खर्चे। ऐसा नहीं है सर, मतलब ऊपरा ऊपरी खर्चे। तो उस वजह से इनको क्या नाम दिया गया बताइए? ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स और प्राइम कॉस्ट अब कौन से डिपार्टमेंट में इनकर करते हैं सुनना। प्राइम कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में ही इनकर करेगा, वो फैक्ट्री का ही खर्चा। बट फैक्ट्री में इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्राइम कॉस्ट होते हैं, फैक्ट्री में तो और खर्चे भी होते हैं, लाइक इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट बोलिए एक्सपेंसेस। और उन सबको मिला के हमने एक नाम दिया था जिसका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड। 3 नाम और थे इसके, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। किस भी सीक्वेंस में बोलो, टोटल में 4 नाम, एक काम था। क्या डन है सबको? ये सारे खर्चे मिला के अल्टीमेटली फैक्ट्री में लगते हैं। इसके बाद फैक्ट्री के अलावा 2 डिपार्टमेंट और कोई भी बिजनेस चलाने में वर्क करता है, एक ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड और एक बताइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऑफिस या एडमिन ओवरहेड के जितने खर्चे होते हैं उनको हम ऑफिस एंड बोलिए एडमिन ओवरहेड्स बुलाते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जितने खर्चे होते हैं उनको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सर यहां कोई खर्चा प्राइम नहीं होता? नहीं, इनके तो सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं बताइए? इनडायरेक्ट। क्या बोलो, डन है सबको इतना सा बात? इतना लास्ट क्लास हमने पढ़ा था। अब बात आता है ये जो ऑफिस में आप बैठने वाले हो, आपको मालूम है ये जो ऑफिस में आप बैठने वाले हो, इस ऑफिस में टोटल जो भी खर्चे लग रहे हैं वो किस लिए लग रहे हैं बताइए?
ऑफिस डिपार्टमेंट में कोई भी खर्चे लग रहे हैं तो वो किसके लिए लग रहे हैं? आपने अभी बताया सर, हर ही खर्चा अल्टीमेटली किसके लिए लग रहा है बताओ ना सर? प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्शन के लिए नहीं, किसके लिए लग रहा है? प्रोडक्ट के लिए। या तो वो मदद कर रहा होगा, क्या बोले सुनना, या तो वो मदद कर रहा होगा, किनको सर? या तो वो मदद कर रहा होगा आपको फैक्ट्री को, या तो ये खर्चे मदद कर रहे होंगे आपके सेलिंग डिपार्टमेंट को। यानी ऑफिस में जितने लोग बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग बैठे हैं, लाइक यू ऑल, जो डिसीजन लेंगे, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के जो स्टाफ्स हैं, जो आप लोग जैसे लोग जो सीए हो, वो लोग जब जाएंगे वहां पे तो वो लोग ऑफिस में बैठेंगे। वो ऑफिस अल्टीमेटली क्या हेल्प कर रहा है, या तो किन को हेल्प कर रहा है बोलो? बिजनेस डिसीजंस किस तरीके से लेने में, ऑपरेशन लेवल पे, यानी कहाँ प्रोडक्शन लेवल पे, और एक कहाँ मदद कर रहा होगा बोलो ना, सेलिंग लेवल पे। यानी इनका खुद का ऐसे कोई अस्तित्व नहीं है, ये अल्टीमेटली दो जगह मदद आते हैं। कहाँ कहाँ बताइए? या तो फैक्ट्री से रिलेटेड, या तो बताइए सेलिंग से रिलेटेड। तो हेंस ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड को अगली बार से मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक क्या बोलूंगा बताइए, कि या तो ये किस में काम आ सकते हैं बताओ ना, प्रोडक्शन में, या तो ये किस में काम आ सकते हैं बताइए, सेलिंग। तो इनका काम दो जगह आएगा। क्या डन है? तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या क्या फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बताइए ना? ये अल्टीमेटली कहां हेल्प आते हैं बताइए ना? हेल्प्स इन क्या बताइए, प्रोडक्शन, या तो हेल्प्स इन बताइए क्या, सेल्स। तो या तो प्रोडक्शन में मदद आ रहा है या तो सेल्स। अकॉर्डिंगली इसका अपना जगह डिसाइड किया जाएगा कि ये प्रोडक्शन तक के खर्चे में आएगा कि सेलिंग के खर्चे में आएगा। क्या बोलिए एवरीबॉडी? ये डायग्राम लास्ट डे जो अपने किए थे याद है सबको? कॉस्ट को एक पन्ने में लिखे थे कि ये सारे कॉस्ट को क्या बुलाते हैं, किस खर्चे को क्या नाम देते हैं। क्या ये डायग्राम याद रहेगा अब आप लोग को? ग्रेट। अब इस डायग्राम के बेसिस पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, याद होगा आप सबको? याद है? ये रहा, किसका था वो? एलन सोली बनाने का था ना। आदित्य बिरला शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में अपने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब सर ये इंडिविजुअल आइटम, मटेरियल के ऊपर ज्ञान, लेबर के ऊपर ज्ञान, ओवरहेड के ऊपर ज्ञान, एक्सपेंसेस के ऊपर ज्ञान कब देंगे आप? इनके ऊपर तो चैप्टर्स है, पूरा का पूरा एक चैप्टर है, पता है क्या? मटेरियल पूरा का एक चैप्टर है क्या? लेबर पूरा का एक चैप्टर है क्या? एक्सपेंसेस पूरा एक चैप्टर है क्या? ओवरहेड्स। तो जब वो सारे चैप्टर्स बन के आने ही वाले हैं तो उस समय अपने डिटेल में तो पढ़ने ही वाले। तो अभी के लिए उतना माथापच्ची मत करो, क्योंकि लास्ट डे जाते जाते एक बच्चा एक डाउट पूछ के चला गया मेरे को। क्या डाउट पूछा सुनना? बोला सर वो जो माल मंगवाते हैं उस समय जो भाड़ा लगता है, जो माल मंगवाते हैं उस समय जो भाड़ा लगता है, जिसको आप अकाउंट्स में फ्रेट चार्जेस, कैरेज इनवर्ड चार्जेस बोलते हो, सर वो कहाँ आएगा? क्या वो मटेरियल में आएगा? क्या वो लेबर में आएगा? क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा? सर वो जो पैकिंग का खर्चा लग रहा है ये मुद्दा कहाँ जाएगा? सर ये जो कुछ स्पेशल आइटम जो अब आपके मन में आना चालू होगा कि ये खर्चा कहाँ जाएगा, ये खर्चा कहाँ जाएगा, मैं क्या बोला, अभी इतना लोड मत लो ना। लोड मैं तो दिलवाऊंगा ही जब मैं चैप्टर्स करवाऊंगा। अभी के लिए माथा हमेशा खुला रखो कि ये सब चीज अभी तक ठीक से सीखे नहीं है, ये तो ऊपरी बातें चल रही हैं, जिससे हम वो टर्मिनोलॉजी से एक बार वाकिफ हो जाते हैं, ताकि जब भी ऐसे कुछ टर्म्स वापस से यूज आए तो हम उन सब चीज को दिमाग में रख सके। अदरवाइज देखा जाए तो ये सब बात वापस से सर पढ़ाने वाले हैं, ऐसा थोड़ी है सर ने अभी बता दिया तो वापस नहीं बोलेंगे। बट ये सब बात अभी जानने का दरकार नहीं है आपको कि इन सब चीज को क्या करते हैं। मटेरियल चैप्टर जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा उस दिन इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैरेज इनवर्ड को अपने कहाँ एडजस्ट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं हमारे डेटा के लिए। ये हमारे क्यों बोला समझ में आया? अकाउंट्स का बात मत करना मेरे आगे, उसके लिए आदमी रख के रखा है, तो उसका बात तो मेरे आगे करना ही मत, क्योंकि वो आदमी आपको बता देगा कि इसको ट्रेडिंग पीएल में कहाँ दिखाएंगे, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, जर्नल एंट्री क्या होता है, वो सब उसका काम है। मेरा काम ये है ही नहीं कि तुमको ये सिखाना कि इसको कहाँ जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। मेरा काम ये है जब डिसीजन लेना है कि भाई इसको सेलिंग प्राइस निकालते वक्त कहाँ कैलकुलेट करे, कैसे सोचे कि ये खर्चा कहाँ लगेगा, वो कैलकुलेशन मेरे पर्सपेक्टिव में,
और वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो आदमी वो भी नहीं सिखाएगा। वो आदमी आपको यही बताएगा कि कैरेज इनवर्ट को आप क्या लिखते थे याद है ट्रेडिंग अकाउंट में, 2 कैरेज इनवर्ट परचेस के नीचे। मैं इसको कैसे अकाउंट फॉर करवाऊंगा, वो मेरे सब्जेक्ट में मेरा तरीका होगा, और वो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो मेरा टेंशन है। मेरा टेंशन ये है कि अब ये चीज को कैसे हम कॉस्ट में डील करते हैं, वो आपको एक एक करके सिखाना है, क्योंकि ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है। उसको वो चीज सिखाने का दरकार भी नहीं है, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, सीखे हुए आते हो आप। बट इस वजह से वो आदमी इस टॉपिक से चालू किया जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसके थ्रू आप जा रहे हो। अभी आप इन्वेंट्री पढ़ रहे हो, जो कि आपने बचपन में पढ़ा है, बट अब आपको एक नया रूप मिला उसका कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या बात करता है, AS2। तो ये सब जो आप बात पढ़ोगे, ये सब आप वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 127 से सीख लोगे, उसका कोई टेंशन नहीं है मेरे को। हाँ भाई 27-28, वो उसका 1-2 किलो इन्फिनिटी में कभी भी प्लस माइनस होता रहा। हाँ वो मायने नहीं रखता है। बोलो डन है क्या सबको इतना सा बात? तो चलिए हम जो जितना बात अभी तक किए उसके बेसिस पे हम अब 2 चीज बनाएंगे। एक, यदि हम कॉस्ट को बिहेवियर वाइज बांटते हैं तो उसका एक स्टेटमेंट बनता है। सिमिलरली यदि हम कॉस्ट को एलिमेंट वाइज बांटते हैं तो उनका एक स्टेटमेंट बनता है। दोनों स्टेटमेंट का एक नामकरण है, नामकरण सुनना। पहले वाला बिहेवियर वाइज कॉस्ट को बांटने के नामकरण है इनकम स्टेटमेंट। क्या वर्ड बोले सुने? और सेकेंड वाला एलिमेंट वाइज कॉस्ट को बांटने का स्टेटमेंट को हम बुलाते हैं कॉस्ट शीट। क्या बुलाते हैं? कॉस्ट शीट। Hence, whenever we present any cost in a particular format, that is called a statement. Now, that statement can be called income statement or cost statement, depending upon आप cost किस हिसाब से लिख रहे हो। क्या बात बोले, समझ में आया वापस से? अब ये जो मैंने कॉस्ट शीट बोला, शीट मतलब क्या होता है समझ रहे हो? कागज। यानी ये कोई अकाउंट फकाउंट नहीं है, यहां पे कोई तुमको फॉर्मेट नहीं है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट या कोई डेबिट क्रेडिट ना। ये तो एक कोरे कागज में काम चल रहा है जिसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। यानी कॉस्ट की खास बात ये है कि यहाँ फॉर्मेटलेस काम है। यहाँ आपको ये नहीं है कि आपको डेबिट क्रेडिट कुछ नामकरण यूज करना कंपलसरी है, ये आप तो अपने लिए बना रहे हो। ऐसे भी आपको पहले क्लास में बताया, दिस इज अ डैश रिकॉर्ड। तो मेरा इच्छा हम सिंचैन बना के लिखे, तुमको क्या, ये किसको पढ़ना है वापस? तो तुमको उससे क्या मतलब? हमको बाजार में तो किसी को दिखाना नहीं है कि हम कैसा कॉस्ट शीट बनाते, तो ये तो शीट किसके पास रहना है? मेरे पास। हेंस दैट कॉस्ट शीट इज अ कॉल्ड शीट बिकॉज ये कोई नहीं है, क्या बताइए, एक अकाउंट नहीं। दिस इज नॉट एन अकाउंट जहां हम इस चीज को प्रॉपरली करने वाले हैं। सर आप तो बस एक खर्चे को लाइन से लिखेंगे और कुछ नहीं, मतलब खर्चों का हिसाब रखने के लिए आप ये शीट बना रहे हो। जैसे आप बनाते हो, आपके फोन में एक नोट्स बोल के चीज है, वो एक ही काम के लिए आता है, फलाना आदमी से इतना रुपया लेना है, फलाना आदमी को इतना रुपया देना है। ये फलाना का मतलब होता है एक्स या वाई, मतलब एक को देना है और किसी से लेना। जनरली वो देने वाला हिसाब ज्यादा रहता है, बट रहता है। और वैसे ही सामने वाला आदमी लिख के रखा है तुम्हारा नाम कि इससे इतना रुपया पाना है, लिख के रखे, नोट्स में तेरा नाम लिखा हुआ है कि तेरे से इतना लेना है कि नहीं? तो तुम भी हिसाब किताब रखते हो, वो भी एक कोरे कागज में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो तुम लोग का तो ई नोट्स मेंटेन्ड है, बट हम लोग अपने टाइम में एक पर्ची लेके घूमते थे वॉलेट में। अरे अविनाश को 27 रुपया 50 पैसा दिए हैं, अब इससे वो 27 रुपया 50 पैसा 4 इंस्टॉलमेंट में आने वाला है, पता है हमको। तो वो एकदम धीरे धीरे करके आएगा, वेट करना होगा 27 रुपया 50 पैसा के लिए। यस, इन क्लास 11-12 जब हम लोग स्कूल जाते थे तब तक वो 25 पैसा और 50 पैसा चलता था। मेरे घर से मेट्रो तक का भाड़ा 6.5 रुपया था, और फिर मेट्रो का भाड़ा 4.5 रुपया था। फिर वहाँ से जब टैक्सी में हम लोग बैठते थे स्कूल जाने के लिए सेंट लॉरेंस, तो हम लोग को टैक्सी में हम लोग घुस जाते थे 6-7 आदमी। उस समय कोई लिमिट नहीं था कि 4 आदमी बैठ सकते, तो हम लोग 7 आदमी घुस जाते थे, आगे 2 पीछे 5, ऐसे घुस के एकदम, क्योंकि पता है भाड़ा आना है 28 रुपया। अब वो डिवाइड होना है 7 आदमी से तो 4 रुपया। बाई चांस किसी दिन एक ज़्यादा या एक कम हो गया, अब वो जो अब्रप्ट हिसाब आता है 0.33, 0.7, तो अल्लाह ये कौन देगा एक्स्ट्रा, इसकी लड़ाई होता था। और वो टैक्सी वाले को जैसे तैसे कोई 3.5 पकड़ा देता था, कोई 4.5 पकड़ा देता था और भाग जाता था। वो टैक्सी वाला बाद में हिसाब मिलाता था, बोले 28 रुपया नहीं आया पूरा।
27 रुपया 25 पैसा मिला हमको। अब वो ढूंढता था हम लोग को और हम लोग गायब। हम लोग सब स्कूल में घुस चुके होते थे। वो 75 पैसा के लिए इतना लड़ाई होता था हम लोग का, तो क्या बताए तुम लोगों को। और तुम लोग आज के दिन में राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल खेलता है, चलना क्या है, कितना लगा, 190 200 देना। हम लोग तो वो 25 पैसा के लिए भागते थे इधर उधर, इवन कि भाई ये भी बच जाए या कहीं से नहीं पता चले कहाँ निकला। और उस समय यही हिसाब करते थे। आज ऑटो का भाड़ा 6.5 रुपया अविनाश संचेती का हम दिया, अविनाश का 13 रुपया लगता था, बट हाँ उसको बैठाना नहीं था। आगे बैठाने से तो मना ही कर देता था, बोला इसको आगे नहीं बैठाना है। और पीछे हम लोग बैठने नहीं देते थे, क्योंकि मालूम है अगर हम लोग के साथ बैठेगा तो हम लोग ऐसे होके बैठना पड़ेगा, फिर पीछे बैठेगा तो हम लोग का दिक्कत, आगे ऑटो वाले का दिक्कत, ऑटो वाला इसको आगे बैठाएंगे नहीं, तब से बेटा ऐसा ही है। तो इस वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत होता था जब इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन लेते थे, बट उपाय नहीं है, दोस्त है तो सहना पड़ेगा वाला चीज था। तो ये वाला प्रॉब्लम था। हाँ अभी अब तो बैठेगा ही नहीं, वो बोलता प्रण ले लिया ऑटो में बैठेगा नहीं, ऐसा नहीं, ऑटो वाला उसको बैठाएगा नहीं, वो प्रण नहीं लिया, ऑटो वाला कभी उसको बैठाएगा ही नहीं। तो ये सब बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये छोटे छोटे एलिमेंट्स वाइज हम अपने क्या बनाते हैं बताइए, एक नोट्स। वैसे ही बड़े बड़े कंपनी भी बनाती हैं, बस उसको एक थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में बोलते हैं, क्या बताइए, कॉस्ट शीट, एक स्टेटमेंट बना देते हैं और कुछ नहीं। क्या बोलो, डन है सबको इतना सा बात? तो लिखना इस बात को नीचे। एज पर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एज पर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एज पर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, multiple types of statements, multiple types of statements, multiple types of statements can be drawn, multiple types of statements can be drawn। लिखना सबसे पहला इनकम स्टेटमेंट, ब्रैकेट में ये कब बनता है सर, जब हम कॉस्ट को क्या वाइज बांटते हैं बताइए, बिहेवियर वाइज। जब आप बिहेवियर वाइज बांटोगे तो जनरली आप इनकम स्टेटमेंट बुलाते हो बिहेवियर वाइज। सर कैसे बनता है ये थोड़ा सिखाएंगे आप? बिल्कुल। यहां आप सबसे पहले लिखते हो सेल्स। क्या लिखते हो बच्चा लोग? सेल्स। उसके बाद आप इस सेल्स से माइनस करते हो ऑल वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? ऑल वेरिएबल कॉस्ट। क्या वेरिएबल कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पता है? बताओ तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मतलब दो सिचुएशन चाहिए, मतलब दो सेट ऑफ यूनिट चाहिए, और अगर क्या सेम हो पर यूनिट कॉस्ट तो वो क्या बन गया? अच्छा अगर सेमी वेरिएबल है तो भी क्या उसमें से वेरिएबल निकालना आता है अब तुम लोग को? तो वो निकल के यहाँ आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली यहाँ ऑल वर्ड लिखा हूं, ऑल मतलब जो सिर्फ वेरिएबल थे वो भी, और जो सेमी वेरिएबल से भी वेरिएबल निकला वो भी। क्या वो सारे कॉस्ट मैंने यहाँ माइनस कर दिए? जैसे ही ये माइनस करते ना एक प्रॉफिट आता है, और इस प्रॉफिट का एक नाम है जो शायद आपके लिए पहली बार एक शब्द बन के आएगा, जिसको हम बुलाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बुलाते हैं बताइए? कॉन्ट्रीब्यूशन। ये पहली बार शब्द आया आपके। क्या ये एक प्रॉफिट है? बिल्कुल। सेल्स माइनस कोई भी खर्चा कुछ आता है तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं, बट इस प्रॉफिट का नाम क्या है बताइए? कॉन्ट्रीब्यूशन। द वाई द वर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन सर? बिकॉज दिस कंट्रीब्यूट्स टू द लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट जो अब हम इनकर करने वाले हैं। वेरिएबल कॉस्ट तो वो खर्चे होते हैं ना जो क्या है, एक यूनिट बनेगा तो ही लगेगा। तो कोई भी जन बोलता है ना धंधा करना है, तो धंधा करना है तो पहले वो ये देखता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि नहीं। कंट्रीब्यूशन मतलब मैं कुछ कमा रहा हूं कि नहीं, जिससे मैं अब क्या वसूल सकता हूं? फिक्स्ड कॉस्ट। तो वसूलने के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट वसूलने के लिए जो कमाई करते हैं उसको क्या बुलाते हैं बताइए? कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कह रहे ना, एक नया नाम आया, क्या बताइए? कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसा काम आप और कभी नहीं करते थे, पहली बार मैं करा रहा हूं। वैसे ध्यान दिला दूं तो ये काम आप कहां करते थे मैं बताऊं? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आप ये सब चीज सुन चुके हो। वर्ड नहीं सुने होंगे बट मतलब सुने होंगे। पता है आपने इसको क्या बोला था? अगर यही कंट्रीब्यूशन 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए
तो आप बोले थे धंधा बंद कर दो, बट आप कंट्रीब्यूशन नहीं बोलते थे, आप बोलते थे इफ नो पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज कवर्ड। मैं तो वही बोला, कंट्रीब्यूशन मतलब वी आर गोइंग टू कवर फिक्स्ड, तो मतलब इफ नो पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज कवर्ड, मतलब अपने बोलते थे अगर अपने टीवीसी ही नहीं कवर कर पा रहे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं हो रहा है, तब तो टीएफसी घंटा कवर कर पाएंगे। और इस वजह से धंधा क्या कर देना चाहिए, बट ऑफ कोर्स वो धंधा थोड़ी है जहां आपका फैब्रिक का खर्चा आपके शर्ट के कमाई से कम हो या ज्यादा हो। सॉरी, सोच के देखिए पापा क्या बोलेंगे, इसको तो हम नहीं किए, ये मेरा नहीं है, क्योंकि वो 100 रुपए का माल ही अगर 80 रुपए में बेचने जा रहा है तब ये तो मेरा नहीं है। तो अगर ऐसा ही काम कर रहे हैं कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट ही किससे ज्यादा लग रहा है, सेल्स प्राइस से, मतलब क्या शर्ट का दाम ही किससे ज्यादा, शर्ट का दाम किससे कम है, मटेरियल के कॉस्ट से। मान लो मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो इतना बड़ा जो इसके लिए एम्पायर खड़ा किए थे, फैक्ट्री खड़ा किए थे, इसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है कहां से ये कवर कर लेगा, यदि वो क्या नहीं कवर कर पा रहा है उसका। तो बोलते हैं ना तुमसे ना हो पाई, पापा बोलते हैं ना बेटे को तुमसे ना हो पाई, ये वही वाला सिचुएशन हो जाएगा, तुमसे ना हो पाई, क्योंकि ये धंधा तो फिर नहीं कर पाएगा जो आदमी। इसीलिए तो आप लोग इकोनॉमिक्स में इस पॉइंट को क्या बुलाते थे मालूम, शट डाउन पॉइंट, कि सर अगर ये कंट्रीब्यूशन 0 या नेगेटिव आ रहा है तो धंधा बंद कर दो, बट अगर ये कंट्रीब्यूशन 1 रुपया भी आ रहा है, 2 रुपया भी आ रहा है, तो धंधा कंटिन्यू करो, कोई एक दिन होगा जी यूनिट्स बढ़ेगा और उस हिसाब से आपका फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगा। बट धंधा बंद तब तक नहीं करते तब तक ये नेगेटिव नहीं है या ये 0 नहीं है, यही आप बात पढ़ते थे, बट आपका लैंग्वेज या ओरिएंटेशन डिफरेंट था तब तक। आज का ओरिएंटेशन विल बी कि उस प्रॉफिट को क्या बुलाते हैं बताइए, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बताओ अब इस कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या माइनस करेंगे, ऑफ कोर्स ऑल व्हाट बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट। और जितने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके जो प्रॉफिट आता है वो हम प्रॉफिट बुलाते हैं। बाय द वे कॉस्ट में प्रॉफिट इज नथिंग बट दिस प्रॉफिट। मैं फुल फॉर्म लिखना चाहता था बट मैंने जानबूझ के शॉर्ट में लिखा, बताइए वो क्या वर्ड है वो जो ओपी लिखा हूं, वेरी गुड, ऑपरेटिंग, धंधा। यानी कॉस्ट में हम कौन सा प्रॉफिट तक जाते हैं बताइए, धंधा। एनीबडी ये क्या है, जीपी है कि एनपी है बताइए, जीपी है कि एनपी है, वेरी गुड, बेसिक्स याद है आपको। ये ना तो एपी जीपी है ना तो ये एनपी है, ये कहीं बीच का बात है, जिसका ड्रॉबैक था किसका, अकाउंट्स का, जिस वजह से ही तो आप ये सब हमें सिखा रहे, क्योंकि अकाउंट्स हमें क्या नहीं सिखाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। अकाउंट्स हमें कंट्रीब्यूशन निकालना नहीं सिखाता, अकाउंट्स हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं सिखाता है, इसीलिए आप यहाँ हमें सिखा रहे हो। क्या बोलो, डन है, ये धंधे का प्रॉफिट है। अब इससे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एडजस्ट होगा तो नेट प्रॉफिट आएगा। क्या समझ में आ रहा है, और वो आप अकाउंट्स में करते हो। बोलो डन है क्या सबको बात, पक्का एवरीबडी। तो वो वाला काम भी मैं कराऊंगा एफएम में, ग्रुप 2 में। जब मैं एफएम पढ़ाऊंगा मैं इसके नीचे का बात करूंगा, क्योंकि इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट आते हैं, लाइक इंटरेस्ट, टैक्सेशन, और क्या आते हैं सर, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड। तो ये सब मेरा ही स्कोप का पार्ट है, बट ये स्कोप का पार्ट कब आएगा मेरे, एफएम में। तो यहां तक जो ये रिले रेस है, वो रिले रेस मैं आपको आगे जाके कन्वर्ट कर दूंगा एफएम में। मतलब मैं बोलूंगा कॉस्ट में अपने यहां तक बात करते थे, अब यहीं से वो रिले रेस कंटिन्यू करूंगा कहाँ, एफएम में। क्या डन है सबको बात। तो ये हो गया एक स्टेटमेंट बनाने का तरीका, जिसको क्या बुलाते हैं बताइए, बोलिए, इनकम स्टेटमेंट। क्या एक और स्टेटमेंट का नाम लिया था अभी, क्या बताइए, कॉस्ट शीट, जो हमारा पहला चैप्टर बनेगा। बट उससे पहले बेसिक्स जरूर समझना है सर कि होता क्या है कॉस्ट शीट, जिसमें हम क्या वाइज कॉस्ट बांटेंगे बताइए, एलिमेंट, फंक्शंस, क्या सब तैयार हैं, वेरी गुड, हाँ मस्त। बताइए एलिमेंट वाइज कॉस्ट में सर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एक करके खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। इधर क्या खर्चा लगता है बताइए, सबसे पहला खर्चा क्या लगता होगा, वेरी गुड। कोई भी धंधे में सबसे पहला खर्चा रॉ मटेरियल। क्या अभी आप वही वाला एग्जांपल सोच सकते हैं, एलन सोली वाला, क्या आप वही एलिमेंट्स याद रख सकते हैं एक बार, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वो सब जो जितना 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 चीज था सब याद है आपको, तब सुनना। सबसे पहले खर्चा लगता है किसका बताए, डायरेक्ट मटेरियल
कंज्यूम्ड। क्या वर्ड बोले सुने? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, या आप इसको रॉ मटेरियल कंज्यूम भी बुलाते हो। अब सर ये फिगर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर एक चैप्टर है मटेरियल, तो टेंशन मत लो कि ये कैसे आता है, वो पूरा मैं सिखाऊंगा। बट अभी के लिए मान लो ये निकल गया और इसका अमाउंट क्या आया, कुछ आया एक्स, तो इसको क्या बुलाते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। भाषा बताइए, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब माल बनने के लिए जितने खर्चे लगे, किससे रिलेटेड, रॉ मटेरियल रिलेटेड, उनको क्या बुलाते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद कौन सा खर्चा लगता होगा सोच के देखिए। तो फॉर्मेट याद ना करना पड़े आपको, आपको दिमाग में चल रहा है कि आप एलन सोली के मैनेजर हो, याद करना आप वो धीरू, वो क्या नाम है उसका, बिरला जी के पास गए थे ऐसे, वो दीनानाथ चौहान बन के, याद है ना, चेयर में, आज है नहीं मेरे पास वैसा चेयर, ऐसे हाथ रख के उससे बात कर रहे थे आप कि हम बताते हैं तुमको कैसे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ सकता है, याद आ रहा है वो वाला बात। बट वो बात जानने के लिए आपने डिटेलिंग मांगा था ना उनसे, बस वैसा ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए डायरेक्ट मटेरियल के बाद कौन सा खर्चा लगता होगा, डायरेक्ट क्या बोलिए, लेबर, जिनको हम वेजेस भी बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस। इसके बाद बताइए कौन सा खर्चा लगता होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इन सब के टोटल को एक नाम दिया गया था आपको, वेरी गुड, प्राइम कॉस्ट। क्या ध्यान आ रहा है ये सब बात? क्या इसी को अपने ऑल डायरेक्ट कॉस्ट बोलते थे, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। क्या लाइन से पहले ये खर्चा लग रहा होगा? ऑफ कोर्स, याद करो मैंने 3 डिपार्टमेंट बनाया था, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। लाइन से अगर बात करें तो पहले फैक्ट्री में ये काम हो रहे हैं, है कि नहीं बताइए। अब बताइए ये जो खर्चा लगेगा इसके बाद कौन सा खर्चा लगेगा, और ये गजब, इसके बाद फैक्ट्री में ही जो ऊपरी खर्चे लग रहे हैं, क्या नाम था उसका, क्या एकदम यही सीक्वेंस है जो हमने कल बनाया था रे, ऐसे ही तो बढ़ रहे हैं हम एलिमेंट वाइज। सबसे पहले हमने ये देख लिया, अब हम क्या देखेंगे बताइए, फैक्ट्री ओवर। तो पक्की बात है अगला खर्चा क्या ऐड होने वाला है इस स्टेटमेंट में, बताइए, ऑल फैक्ट्री ओवरहेड। एनीबडी वापस से इसके 3 नाम और, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अच्छा ये आदमी वर्ड से थोड़ा भावुक होता है, कौन सा वर्ड से, ओवरहेड, कॉस्ट, एक्सपेंसेस, ये आदमी भावुक होता है, वो नहीं होगा, उसके लिए सब एक ही है। उसको कॉस्ट बोल दो, ओवरहेड बोल दो, एक्सपेंडिचर बोल दो, एक्सपेंस बोल दो, वो तुमको सब में मुंडी हिला के बोलेगा हाँ सही है। बट ये आदमी थोड़ा भावुक होगा क्योंकि उसको ये सब वर्ड्स का डिफरेंस तुमको सिखाना है। बताइए एवरीबडी, प्राइम कॉस्ट तक का खर्चा समझ में आया? फिर क्या ऐड किए बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड। तो सुनना, इसके बाद भी एक खर्चे का नाम आया, और वो नाम आया उसके ही कैटेगरी से अगेन कि ये कहां तक का खर्चा है। वेरी गुड, ये फैक्ट्री तक का खर्चा है। कहां तक का खर्चा है? क्योंकि ध्यान करो हम अब किस तक का खर्चा निकाल चुके हैं, क्या ये फैक्ट्री तक का खर्चा हो गया? क्या प्राइम कॉस्ट और ये जुड़ के क्या बन गया बताइए, फैक्ट्री तक का खर्चा। हेंस सच कॉस्ट आर कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। क्या नाम दिए बताए, फैक्ट्री कॉस्ट। दूसरा नाम वही, एक और नाम है इसका, वर्क्स कॉस्ट। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड आर डिफरेंट। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है, क्या आता है, प्राइम कॉस्ट भी और फैक्ट्री ओवरहेड भी। फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड एक बात नहीं है, क्या ध्यान रहेगा ये वाला बात। फैक्ट्री ओवरहेड तो इंक्लूड होता है फैक्ट्री कॉस्ट में, फैक्ट्री कॉस्ट में तो अलग से क्या आता है और बताइए, प्राइम कॉस्ट भी। क्या डन है सबको इतना सा बात, पक्का एवरीबडी? चलिए नामकरण भी इजी लगा, क्यों, इसको क्या बुलाते हैं बताइए, फैक्ट्री तक का खर्चा। चलिए ठीक है सर। सर इस फैक्ट्री तक के खर्चे में ना अल्टीमेटली ये वही तो बात हो गया सर, जितना माल बना उसका खर्चा, मतलब कॉस्ट ऑफ, एक वर्ड बोल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो मेरा खर्चा लगा क्या करने के लिए, माल बनाने के लिए, ये वो है। मैंने बोला नहीं रुक जाओ, फैक्ट्री तक का खर्चा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही प्रोडक्शन का खर्चा है। इसके अलावा और एक डिपार्टमेंट है जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं, और उस डिपार्टमेंट का नाम है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड।
ऑल्दो वो फैक्ट्री में आके काम नहीं कर रहे, काम अलग से कहां बैठ के कर रहे हैं, बट उनका खर्चा किस लिए लग रहा है? फैक्ट्री नहीं, वापस से प्रोडक्शन के लिए। मतलब ऑल्दो वो डायरेक्टली एलोकेटेबल नहीं है, बट फिर भी लग किस ले रहा है बताइए? मदद किनको कर रहा है? फैक्ट्री को, जो आने से पहले अभी तुम लोग को बताया मैंने स्टार्ट में। तो ऑफिस एंड एडमिन का दो रोल है, एक क्या प्रोडक्शन में मदद करना, और एक क्या, तो जो भी उनका प्रोडक्शन के तरफ अपना मदद है, यानी वो खर्चे जो किन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो क्या अगला आइटम होना चाहिए, और वो जोड़ के आपका क्या आना चाहिए मालूम? प्रोडक्शन करने का खर्चा, यानी क्या बुलाएंगे उसको बताइए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में एक डिफरेंस आया, क्या बताइए? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड किस नेचर का? प्रोडक्शन नेचर का। मतलब वो ऑफिस एंड ओवरहेड का पार्ट जो किनको मदद कर रहा है? फैक्ट्री को। जैसे आप एक सीईओ, आप बैठे हो और आप ये कॉस्ट शीट बना रहे हो वहां बैठ के, ये डिसाइड करने के लिए कि इस साल क्या करना चाहिए। क्या आपको सैलरी मिल रहा होगा? क्या आपका सैलरी एक ओवरहेड है? कौन सा ओवरहेड है? ऑफिस एंड एडमिन। बट वो किस लिए लग रहा है? ऑपरेशन बताने के लिए कि क्या करना चाहिए, कितने का माल लाए इस साल, कितने का लेबर रखे, कितने लेबर्स को रिक्रूट करे। तो वो सारे खर्चे किधर जाने हैं बताइए? ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड टू, बोलिए, फैक्ट्री, यानी क्या? प्रोडक्शन। इस वजह से इसके बाद एक और खर्चा आता है जिसको क्या बुलाते हैं बताइए? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ब्रैकेट में विच नेचर, बोलिए? प्रोडक्शन नेचर। जो किस नेचर का है सर? प्रोडक्शन नेचर। अब जाके इनके टोटल को मैं बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फुल फॉर्म लिखोगे आप अभी, फिर ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म। मैं टीचर हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वैसे ये सब शब्द सुना हुआ है आपका थोड़ा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और वो आदमी बोला होगा कि ये आदमी को वही सिखाया, बट ऐसा नहीं है, उस आदमी को मैंने सिखाया है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या दिखा आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP। तो COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो माल बना उसका खर्चा कितना, तो इसको बुलाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, विच इज कॉल्ड योर कॉस्ट ऑफ किसका खर्चा है? ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, और वही क्या यूनिट्स बताइए? प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, हेंस इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इससे पहले ना एक एडजस्टमेंट और था जो मैं अभी डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि अपने तो चैप्टर में करेंगे, जिसको बोलते हैं सर उन यूनिट्स का खर्चा जो कि अधूरे रह गए। अच्छा लगा ये वर्ड? क्या बोले सुने? उन यूनिट्स का खर्चा जो कि अधूरे रह गए। एनीबडी इसको क्या बुलाते हैं? याद करो। वेरी गुड। मैं एक साधारण एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो शर्ट बना रहे थे, बटन लगाना बच गया, शर्ट रेडी है, यानी आज के डेट पे जब अपने खर्चे का हिसाब कर रहे थे तो क्या फैब्रिक लग गया उस शर्ट में, बट उसमें क्या लगना बचा है? बटन। तो उसका बटन का खर्चा, बाकी का जो लेबर उस पर लगना है उस बटन लगाने में, जो उस समय ऊपरा ऊपरी खर्चे लगने हैं, क्या वो बचे हुए हैं? तो वो खर्चा क्या कंप्लीटेड यूनिट्स के खर्चे में आना चाहिए? बट क्या वो खर्चा इसमें आ चुका है? क्या इसमें आ चुका है? हाँ, तो अब हमें वो एक एलिमेंट और एडजस्ट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं WIP एडजस्टमेंट। क्या बुलाते हैं उसको? जिसको इस स्टेटमेंट में कहाँ दिखाते हैं? कॉस्ट शीट के फर्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, आज नहीं। आज वंचित रहेंगे इस बात से, ये मानेंगे कि जो माल बनता है वो क्या बन जाता है बताइए? पूरा। ऐसा कोई माल ही नहीं होता है जो अधूरा बनता है। मान रहे हैं सारा का सारा माल कंप्लीट बन जाता है, बट अगर कोई माल क्या बने बताइए? अधूरा बने, तो सर उसका एडजस्टमेंट आप कॉस्ट शीट में कैसे दिखाते हो? वो कौन सिखाएगा? मैं बोला मैं ही सिखाऊंगा, बट आज नहीं, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। एक बार के लिए इस डेटा को अब वापस से डिलीट करते हैं। बट अगर कोई के मन में आता कि सर वो क्या हो गया जो माल अधूरे रहे, वो भी स्टेटमेंट में एडजस्ट होगा, बट एक बार के लिए लेट्स फॉरगॉट, मतलब एकदम फॉरगेट दिस मैटर कि सर ये कोई ऐसा एलिमेंट होता भी है।
क्या डन है सबको इतना सा बात? तो अभी के लिए जितने खर्चे हुए वो किनके लिए हुए बताइए? कंप्लीटेड यूनिट्स, जिनको हम क्या बुलाते हैं सर? प्रोड्यूस्ड यूनिट। कोई जरूरी है जितना माल बना उतना माल बिका? क्या कुछ स्टॉक एडजस्टमेंट हो सकते हैं? उन स्टॉक्स को हम बुलाते हैं फिनिश्ड गुड स्टॉक्स। क्या बुलाते हैं? याद करो, मैंने आपको बोला एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ये सब बात काम का है, क्योंकि वो एक किसको किस में बनाता है? एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में तब्दील करता है, जबकि एक ट्रेडर क्या करता है? एक फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स की तरह बेचता है। तो उसके लिए तो एक ही तरीके का स्टॉक है, फिनिश गुड स्टॉक। बट एक 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 मैन्युफैक्चरर्स के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। क्या क्या सुनना? पहला, रॉ मटेरियल स्टॉक्स। सर उसका एडजस्टमेंट आपने नहीं दिखाया। मैंने बोला मैं नहीं करवाया, बट वो होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते वक्त। कैसे होता है? पूरा चैप्टर है, टेंशन मत लो। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या? WIP स्टॉक। वो भी मैंने अभी तक इस स्टेटमेंट में नहीं सिखाया। सर कब सिखाओगे आप? कॉस्ट शीट के फर्स्ट क्लास में। तीसरा एडजस्टमेंट होता है फिनिश गुड स्टॉक, जो आज सीखेंगे। क्या बोलिए? 3 स्टॉक का एडजस्टमेंट। मेरा भाषा समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो सबसे पहले हमने पहला दोनों स्टॉक के बारे में तो नहीं पढ़ा, सीधा थर्ड स्टॉक एडजस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका क्या नाम है बताइए? फिनिश गुड स्टॉक। क्या ये कंप्लीटेड यूनिट्स का खर्चा आया? व्हाट डू मीन बाय कंप्लीटेड यूनिट सर? जो इस साल बने। बट क्या कोई जरूरी है जो इस साल बने वो उतने के उतने बिके? क्या कुछ स्टॉक बच सकता है? इवन सर पिछले साल का कुछ स्टॉक रह सकता था जो इस साल ओपनिंग रहा होगा। तो क्या एडजस्ट होता है इसके बाद सर? इसके बाद हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट बताइए? फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आया, ये क्या है सर? ये वो यूनिट्स है जो, बोलिए बोलिए बोलिए, ये वो यूनिट्स है जो लास्ट ईयर बन के रह गए थे, तो इस साल कंटिन्यू होंगे कि नहीं? क्या बिकने जाएंगे ये? सर अब ये कैसे बिकेंगे सर? वो तो डिपेंड करता है ना वैल्यूएशन टेक्निक पे। सुने हो ये वर्ड? क्या वर्ड बोले? सुने? सुन रहे होंगे अभी ऊपर भी यही सब चीज AS में। क्या पता है? देयर आर वेरियस वैल्यूएशन मेथड्स ऑफ इन्वेंट्रीज लाइक LIFO, FIFO, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। तो वो जो 4 मेथड ऑफ वैल्यूएशन होता है, उस हिसाब से अपने वैल्यूएशन करते हैं। आप जानते हो स्टॉक्स का। तो एग्जैक्टली ये स्टॉक्स का क्या करना है वो हम सीखेंगे ये 4 मेथड्स में। बट अभी के लिए क्या आया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG। कहां से सर? पिछले साल का जो वैल्यू है उठा के इस साल पटक दिया आपने। इन दोनों को मिला के एक वर्ड बनाया गया, जिसको बनाया गया, देखो क्या वर्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या वर्ड बोले? सुने? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मतलब समझ में आया? ये बिकने योग्य है इस साल। ये वो सारे माल है जो इस साल बिकने योग्य है। कौन कौन बिकने योग्य है इस साल? सोचिए तो। एक जो लास्ट ईयर बना बट बिका नहीं, और जो इस साल बना वो। क्या ये दोनों ही क्या है बताइए मेरे लिए? इस साल बिकने योग्य। हेंस इस टोटल को एक नाम दिया गया, क्या बताइए? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा लगा नामकरण? और समझ में आ रहा होगा नेम का प्रोसेसिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लिख लिया क्या सबने? अब इससे क्या करते हैं सर? जो इस साल माल नहीं बिका, जिसको क्या बुलाते हैं बताइए? अगेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, वो माइनस कर देते हैं। सर इसका वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? वो आज का क्लास है अपना, विच इज कॉल्ड वैल्यूएशन टेक्निक्स। आज का क्लास पूरा इसी चर्चा पे चलेगा, वैल्यूएशन टेक्निक्स। क्या बोलो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे जो माल अभी भी क्या है? घर में पड़ा है, बिकने योग्य तो था बट बिका नहीं। तो बताइए जो एलिमेंट आता है इसको आप क्या बुलाते थे? एग्जैक्टली ये शब्द आपने कई बार अकाउंट्स में यूज किया है, जिसको आप बुलाते हो COGS। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो खर्चे जो बिके हुए यूनिट्स के लिए लगे, यानी इनको क्या बुलाते हैं सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या एक एक करके COP से लेके COGS तक का क्या सिचुएशंस था? समझ में आया? ये किस यूनिट का खर्चा हुआ? ये कंप्लीटेड प्लस ओपनिंग। ये किसका खर्चा हुआ बताओ? सोल्ड यूनिट्स। क्या कौन सा किसके लिए है ये समझ में आया?
COP कंप्लीटेड या प्रोड्यूस यूनिट्स के लिए, COGAS कंप्लीटेड और ओपनिंग के लिए, COGS सिर्फ सोल्ड यूनिट्स के लिए। एवरीबडी कमांड हासिल हो रहा है टर्मिनोलॉजीज पे कि कोई वर्ड को क्यों ये बुलाते हैं। ये उन यूनिट्स का गुड्स का खर्चा है जो कि बिक चुके हैं या बिके हैं, बिकने वाले हैं, जैसे बोलना है बोल लो। अगर ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है तो बिकने वाले हैं, और अगर ये एक पोस्ट मॉर्टम है तो अपने लिए ये बिक चुके वाले बात होगा। क्या डन है सबको? तो सर कॉस्ट शीट बनता कब है, पहले की बाद में? दोनों। एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट बनता है टू डिसाइड समथिंग, और एक पोस्ट डेटा बनता है जो कि बताता है कि एक्चुअल में क्या हुआ। फिर अपने कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि अगले साल क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। यानी कॉस्ट में अपने एस्टिमेटेड फिगर्स पे भी वर्क करते हैं। वही अकाउंट्स आपको ये सब नहीं बोलता है। अकाउंट सीधा पोस्टमार्टम का बात करता है कि घटना घट चुकी है, इवेंट हैज ऑलरेडी बीइंग ऑकर्ड, चलो अब इसको रिकॉर्ड करते हैं। बट हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं, हम लोग तो हो सकता है डिसाइड भी करें क्या हो सकता है इस साल। बोलिए एवरीबडी, क्या COGS का नामकरण क्लियर है? पता है आज तक आप यही निकालते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसका और सेल्स का डिफरेंस को आप क्या बोलते थे पता है? GP। बट क्या मैं यहीं तक रुक जाऊंगा कि मैं इसके बाद के और भी खर्चे बोलूँगा? मेरे पास और भी खर्चे हैं। तभी तो मैंने, याद है फर्स्ट क्लास में आपको दिखाया था कि आपका सर यहाँ तक रुक के GP बोल के फिर आपको PL में ले जाता था, और PL में सबसे पहले अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखता था, लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और फिर नीचे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखता था, और फिर NP निकालता था। यही तो दुविधा था कि आपका सर COGS तक बात करता था, बट वो COGS आपको धंधे का प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट देता है। अगर धंधे का प्रॉफिट जानना है तो अभी इसमें एक खर्चा और जोड़ना चाहिए, और वो खर्चा कौन सा आप समझ पा रहे होंगे? बताइए कौन सा खर्चे का मैं बात कर रहा हूँ? वो सारे खर्चे जो सेलिंग डिपार्टमेंट में लग रहे हैं, वो सारे खर्चे जो सेल्स के लिए लग रहे हैं। ऑफ कोर्स सा बात है, वो सारे खर्चे सिर्फ इसी यूनिट्स के लिए लगेंगे। कौन से यूनिट्स के लिए? सोल्ड यूनिट्स के लिए। इसीलिए इसके बाद के जितने खर्चे हैं वो किसके लिए हैं? सोल्ड यूनिट्स के लिए। इसके पहले तक के सारे खर्चे किसके लिए थे? प्रोड्यूस्ड यूनिट्स के लिए। स्टॉक एडजस्टमेंट कर दिए, यानी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते वक्त वो एडजस्टमेंट कर दिए। अब जो भी खर्चा लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है बताइए? जो माल बिके हैं उनके लिए, यानी वो सोल्ड यूनिट्स का खर्चा। अब ये सोल्ड यूनिट्स का खर्चा क्या होता है सर? लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लाइक ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू सेल्स। क्या बोलो, समझ में आ रहा है? वो मार्केटिंग टीम जो ऑफिस में बैठी है उनका खर्चा अल्टीमेटली कहां जाएगा बताइए सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बोलिए समझ में आ रहा है? तो इसके बाद एक चीज और ऐड करेंगे, बताइए क्या? लेटरल सेंस में दो चीज, क्या क्या बताइए? ऐड व्हाट? बोलिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और एक वर्ड बोला ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ब्रैकेट में सेल्स नेचर। ये काम कहीं अकाउंट्स नहीं सिखाया। हाँ मैं तो बोल ही रहा हूं। अब मैं अर्जुन वो बात मैं भी बोलूंगा कि सर आपने बोला लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, तो सर कौन सा मेथड यूज होता होगा रियल लाइफ में? अब अकाउंट्स अलग बात बोलेगा आपको, बट कॉस्टिंग अलग बात बोलेगा, और उसका लॉजिक मैं दूंगा, तुम टेंशन मत लो। क्या होता है क्या नहीं वो सब मैं बताऊंगा। हर एक किताब अपना एक बात बता के जाता है। जैसे टैक्स अपना बात बोलेगा, आप जितना भी डेप्रिसिएशन सीख लो, टैक्स बोलेगा हम तुम्हारा डेप्रिसिएशन मानेंगे ही नहीं, हम अपने हिसाब से फिर से डेप्रिसिएशन निकालने वाले। मतलब आप जो अकाउंटिंग ज्ञान सीखे हो ना, डेप्रिसिएशन WDV मेथड, और क्या सीखे हो? SLM मेथड, एन्युटी फैक्टर मेथड, भाड़ में जाए टैक्स बोलता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो आप पढ़ने वाले हो अपने पहली बार जीवन में, वो आपको बोल देगा कि हम इस हिसाब से टैक्स नहीं लेंगे, वरना तुम तो डेप्रिसिएशन मार मार के बुक्स प्रॉफिट कम दिखा दोगे। हमको पता है हमको क्या करना है, और हम किस तरीके से डेप्रिसिएशन लेंगे वो हमारी इच्छा पे। अब मैं बताऊंगा आपको उसको कैसे करते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। बट पहले बताओ यहां तक का टोटल क्या आया? कोई बता सकता है नाम इसका? तो ये किसका खर्चा हुआ? वो अल्टीमेटली जो सारे माल बिके हैं उनके। एग्जैक्टली मैम ने सही वर्ड बोला, और नाम है
कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये अपने कहीं अकाउंट्स में नहीं सीखते हैं, ये पहली बार यहीं सीखते हैं, जिसका क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी वो सारे खर्चे जो अल्टीमेटली बिकते वक्त लगे। अगर मैं इस कॉस्ट ऑफ सेल्स फुल फॉर्म को किससे एडजस्ट कर दूं, सेल्स से, तो जो बीच में फिगर आता है उसको क्या बुलाते हैं, प्रॉफिट। बाय द वे दिस प्रॉफिट इज अ डैश प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, अगेन बताइए, ग्रॉस कि नेट? वेरी गुड, ना तो ग्रॉस ना तो नेट। ये स्टेटमेंट बनाने का मुद्दा ही ये था कि हमें ये निकालना था, वरना तो अकाउंट्स था ही। ट्रेडिंग पीएल क्या काम का, तब वही काम तो ट्रेडिंग पीएल से आ रहा है, बट ट्रेडिंग पीएल ये नहीं निकाल के दे रहा है। सीओएस और सेल्स का डिफरेंस को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ऑल्दो कॉस्ट में हम प्रॉफिट मतलब ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझेंगे आगे से। जैसे अविनाश सर का बोला ना, वो कॉस्ट ओवरहेड को एक ही समझता है, वैसे कॉस्ट में मैं प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही समझता हूं मैं। बोलो डन है सबको? क्या सिंपल लगा? पता है बहुत बड़ा फॉर्मेट बन गया बात करते करते, बट अब पता है एक सीक्वेंस ऑटो याद हो गया, क्योंकि अपने इस चीज को जिए आदित्य बिरला की कंपनी में, कि हाँ लाइन से कैसे खर्चा लग रहा था, एक एक एग्जाम्पल से पकड़ लिए, जिससे अभी एक फॉर्मेट रटने वाला बना ही नहीं। इसको तो हम अभी अभी आंख बंद करके सीधा सीधा बोल देंगे। बोल दोगे? चलो देखते हैं बोल पाते हो कि नहीं। आंख बंद कीजिए। सबसे पहला खर्चा बताइए लाइन से। डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। इसके बाद फैक्ट्री के ऊपरा ऊपरी खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। फिर ऑफिस या एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज कॉल्ड सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद ये खर्चे सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स के। अगर इसमें हम लास्ट ईयर जो नहीं बिका वो ऐड कर दे, ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बनता है। और इससे ही माइनस कर दे जो इस साल नहीं बिका, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके ऊपर और भी खर्चे करते हैं, लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड टू सेल्स, टोटल कम्स टू कॉस्ट ऑफ सेल। क्या ध्यान रहेगा सबको ये वाला बात? समझिए आज कुछ चीज। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल्स से कंपेयर करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है। तो दो स्टेटमेंट सीखे, एक वेरिएबिलिटी टाइप्स और एक एलिमेंट वाइज। ऑफ कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कुछ चैप्टर्स तक, फिर वापस वो वाला बात भी काम आएगा। बट क्या दोनों स्टेटमेंट आप सबको क्लियर है, समझ में आया? अब इसमें 3 एडजस्टमेंट सीखना है। पहला, रॉ मटेरियल स्टॉक का एडजस्टमेंट, जो कि आगे जाके एक चैप्टर में सीखेंगे। दूसरा, WIP स्टॉक का एडजस्टमेंट, जो कि कॉस्ट शीट के क्लासेस में सीखेंगे। और तीसरा, फिनिश गुड स्टॉक का एडजस्टमेंट, जो कि आज सीखेंगे। क्या डन है सबको इतना सा बात? तो हेडिंग देंगे सारे बच्चे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एक रैंडम एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे सब चीजें आराम से समझ में आए। लिखिए एग्जांपल, अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 10,000 units at a total cost of rupees 40 lakhs. At a total cost of rupees 40 lakhs. Full stop. Opening stock of finished goods were 400 units, having
cost as rupees, having cost as rupees 1,20,000, having total cost as rupees 1,20,000. Company sold 9,600 units this year. Calculate number of units in closing stock, comma, value of closing stock as per different methods of valuation, and hence COGS, and hence COGS. Methods of valuation, value of closing stock as per different methods of valuation, and hence COGS. तैयार है सब? सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक. बताइए कितना माल अभी भी घर पे पड़ा है, कैसे पता चलेगा? अगर पहले से कितना आया, ओपनिंग कितना है 400, इस साल कितना बना 10,000, तो टोटल कितना हो गया 10,400, बट बिका कितना, तो क्या कितना घर पे अभी भी पड़ा है निकल सकता है? तो एक इक्वेशन लिख रहा हूं, देखना. क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस प्रोड्यूस्ड, अब यही वर्ड चेंज हो जाएगा, परचेजेज एक ट्रेडिंग कंसर्न लिखता है, और अगर वो भी लिखना है तो तुम इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल में लिखो, मेरे को दिक्कत नहीं है. मैं अब क्या बात कर रहा हूं मालूम? एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में, जो कि माल खरीद के नहीं बेच रहा, माल खरीद के बना के बेच रहा है. हेंस वर्ड अगला बन गया बना के, विच इज कॉल्ड प्रोड्यूस्ड. क्या डर है ना? तो प्रोडक्शन यूनिट्स बोलते हैं उसको, माइनस क्या सर? सोल्ड यूनिट्स. बताइए ओपनिंग में कितना माल था 400, कितना इस साल बना और कितना बिक गया, तो व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स? 800 यूनिट्स. पहले तो यूनिट सबको क्लियर है, तो बताइए क्या दिक्कत होता है? समझ में आया? आपका ओरिएंटेशन वही परचेजेस जा रहा था, बट मैंने अब चेंज किया उसको, बोला मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो थोड़ी खरीद के बेच रहा है, वो तो बेचारा खरीद के बना के बेच रहा है. तो बनाना मतलब प्रोडक्शन. क्या डन है? तो सर वो कहाँ जाएगा? ओपनिंग और परचेज, वो रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट, वो मैं बाद में सिखाऊंगा. अभी ये वाला सीखो, फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट. क्या बोलो, डन है सबको? क्योंकि 3 मीटर कपड़ा से एक शर्ट बना था, ध्यान है? तो हमको तो अभी शर्ट्स का बात करना है, मीटर ऑफ कपड़ा का बात भी करेंगे, बट अभी नहीं सर, बाद में. बोलो डन है सबको ये वाला स्टॉक पहले? तो ये सर यूनिट्स में आ गया. अब इसका हिसाब किताब बताइए, सुनना. रियल लाइफ, अकाउंटिंग लाइफ एंड कॉस्टिंग लाइफ, ये 3 अगर कुछ अलग पहलू है, तो इसमें ज्यादा पास रियल लाइफ के कॉस्टिंग टेक्निक्स है, थोड़ा दूर है अकाउंटिंग टेक्निक. रीजन देता हूं. नंबर 1, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम कोई भी वैल्यूएशन टेक्निक यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो स्टॉक सच में वहीं का है. जैसे एक लॉजिक सुना होगा आपने, वेटेड एवरेज. एक लॉजिक सुना होगा आपने, फीफो. एक लॉजिक सुना होगा आपने, लीफो. कोई बताएगा फीफो का मतलब? यही तो, फुल फॉर्म बोल दिए. मतलब पूछते हैं तो फुल फॉर्म बोलते हो. ऐसे बोलो कि सर ओपनिंग स्टॉक पहले बिकेगा,
रेदर देन अब अपना लैंग्वेज चेंज करो, यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, जहां आप अगर ऐसा बात करोगे कि पहले आया पहले जाएगा, पहले आया पहले जाएगा, लास्ट में आई तो पहले जाएगी, ऐसे नहीं होता है। ये सब बात नहीं सर, आना का ही तो ठिकाना नहीं है, जाना तो बहुत दूर, जाने तो देंगे ही नहीं, आने तो दीजिए, जाने तो कभी देंगे ही नहीं, तो वो तो ठीक है। बट मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आया और गया, इस बात को ऐसे मत सोचो, इस बात को ऐसे सोचो कि जो ओपनिंग स्टॉक था वो पहले बिका होगा, मतलब इस 9600 में एज पर फीफो मेथड पहले 400 बिक गया होगा, सही लग रहा है ये वाला बात। फिर अगला माल 401वां नंबर माल कहां से बिकना स्टार्ट हुआ होगा, वो 10,000 जो इस साल बनना स्टार्ट हुआ उससे, लॉजिक पकड़ो। और उसके बाद वो जो 9,200 है वो कहां से बिक गया बताइए, इस 10,000 से। यानी ये जो 800 पड़ा है ना सर, वो कहां का है मालूम सर आपको, ये पूरा का पूरा इस साल वाले का है। इसमें कोई भी अंश मतलब समझते हो, मतलब उसका पार्ट, उसका हिस्सा क्या नहीं है इसमें ओपनिंग स्टॉक का, क्योंकि वो बेचारा तो पूरा का पूरा बिक चुका है। रियल लाइफ में क्या होता है, इससे मतलब ही नहीं है कि सच में उस दुकान में कैसे माल बिक रहा है, सच में क्या उस दुकान में ओपनिंग वाला बिक रहा है कि क्लोजिंग वाला पहले जा रहा है, वो तो आदमी जो दे रहा है उससे मतलब है। बट वैल्यूएशन करने का टेक्निक तो उस बिजनेस के इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि उस इंडस्ट्री में होता क्या है। लाइक इन माई केस, मेरे लिए इन्वेंट्री, एक बार के लिए मान लेते हैं कि मैं भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, और मैं मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त बना रहा हूं बुक्स। मैं क्या बना रहा हूं बताइए, बुक्स। मैं पेपर खरीदता हूं और क्या बनाता हूं, बुक्स। और तुम लोगों को बुक्स बेचता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, सिर्फ बुक्स बेचता हूं। तो बुक्स मेरे लिए क्या हो गया बताइए, इन्वेंट्री। कौन सा इन्वेंट्री सर, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। मैं बुक्स का ही काम करता हूं। अब ये बुक्स मैंने पेपर मंगवाया, पेपर का कुछ कॉस्ट लगता है, सब कुछ करके लेबर से स्टिचिंग विचिंग करवाया, बाइंडिंग करवाया, सब कॉस्ट लगा, और पिछले साल का मेरा 200 बुक कॉस्ट का पड़ा रह गया। इस साल मैंने और 1000 बुक बनवाया, और आइटम जैसे जैसे तुम लोग आ रहा है बेचना चालू किया। कोई जरूरी है वो जो आदमी दे रहा है वो पहले वो 200 वाला ढूंढ के जाके दे रहा है? क्यों? फर्क नहीं पड़ता है सर, किताब तो सेम है, आपको क्या दिक्कत है, कहीं से भी बेचो, वो पहले वाला बचा रहे, इस बार बचा रहे, आपको इस बात से क्या मतलब। बट क्या मेरा अकाउंट्स वाला इतना बुद्धि थोड़ी लगाएगा, अकाउंट्स वाला तो एक मेथड करेगा ना जिससे वो क्या निकालेगा, उसका वैल्यू। किसका वैल्यू, जो माल बिका उसका वैल्यू। क्यों? क्योंकि हो सकता है ओपनिंग स्टॉक के समय जो वो लेबर था और जो बुक का कॉस्ट था वो कम लग रहा था, इस साल बुक का कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेपर बढ़ गया, लेबर लोग ज्यादा डिमांड करने लग गए सैलरी, तो क्या कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं? तो वैल्यूएशन करते वक्त क्या ये दो अलग अलग वैल्यू पे होगा? जैसे अपने केस में बताइए, जो माल इस साल बन रहा है उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है एक यूनिट का, पर यूनिट ऐसी एवरेज कॉस्ट बताइए ना, एक यूनिट का एवरेज कॉस्ट बताइए 400, और ओपनिंग स्टॉक का एवरेज कॉस्ट बताइए 300। क्या डिफरेंट है? क्यों इस साल ज्यादा खर्चा लग सकता है कि नहीं? हाँ सर, रेट्स चेंज हो सकते हैं, अभी तो सीखे थे लास्ट डे, वेरिएबल कॉस्ट कैन इंक्रीज, रेट नहीं चेंज हो सकता, फिक्स्ड कॉस्ट कैन इंक्रीज नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? और उस कारण से अब कितना खर्चा लग रहा है एक एक पे एवरेज कॉस्ट सर 400 का, पिछले साल कितना लगा था? तो मेरा अकाउंट्स वाला बोल रहा है ये जो 800 यूनिट घर पे पड़ा है इसको हम कितने पे वैल्यू करें, 300 पे करें कि 400 पे करें कि इनका कोई एवरेज रेट पे करें? कुछ तो मेथड सोचना होगा कि नहीं, पहला बात। बट इस बात से रियल में ये 800 कहाँ का है उससे तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है, ये समझो पहले। आप लोग अपना किताबी भाषा में इतना खो जाते हो कि आपको लगता है सच में वो 800 में भी वेटेड एवरेज की तरह माल पड़ा है। ऐसा थोड़ी है वो वेटेड एवरेज की तरह कि 2 बुक उसका है 10 बुक उसका है। हो सकता है वो 800 का 800 में 400 बुक किसका हो, अभी तक ओपनिंग का वो पीछे चला गया हो और आगे वाला पहले निकल रहा हो। बट वैल्यूएशन करते वक्त थोड़ी देखेंगे वो पर्टिकुलर 400 कौन सा था। बोलो मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? यानी क्या होता है और बुक्स में क्या करते हैं उस बात को पहले तो रिलेट करना बंद कर दो। दूसरा, अब ये सारी मेथड ऑफ वैल्यूएशन डिपेंड करती है इंडस्ट्रीज पे। लाइक एक बेकरी का दुकान, एक डेयरी का दुकान क्या यूज करता होगा पता है? फीफो। वो कोशिश करता होगा कि पहले जो सबसे जल्दी बना हुआ है, कल का माल है, वो बिक जाए क्योंकि उसका एक्सपायरी बहुत नजदीक है।
वही नवनीत मुंद्रा को ये सब बात से फर्क नहीं पड़ता, मेरे बुक का कोई एक्सपायरी नहीं है, 5 साल बाद भी वही रहेगा अगर सिलेबस चेंज नहीं होता तो मेरा बुक चाहे आज लो तुम, चाहे आज से 1 साल बाद लो, बुक हो सकता है सेम रहे। बट वहीं एक डेयरी कंपनी, एक बेकरी कंपनी जो केक बना रहे, वो तो इमीडिएटली पहले क्या कोशिश करेंगे बताइए। बट तुम एज अ कस्टमर बहुत होशियार हो, नीचे जाते हो ना समोसा खाने, बोलते हैं अब भी जो निकला ना गरम गरम वो दे, ये तो ठंडा हो गया। तो उस केस में उनका क्या होता है पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तुम यदि नीचे कचौड़ी सब्जी खाने जाते हो, समोसा खाने जाते हो, तुम क्या बोलते हो मालूम, भैया वो तो ठंडा हो गया, नया निकालिए। और उस बेचारे का वो समोसा जो सबसे पहली बार निकला था, वो बेचारा अभी भी वो पिटारे में नीचे धस के बैठा हुआ है। तो वो आदमी क्या लॉजिक लगाएगा वैल्यूएशन करते वक्त, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग यू अ वेरी ट्रूथ फैक्ट कि अपने कभी बिजनेस को कभी बिजनेस की तरह देखे ही नहीं, कभी अपने किताबी भाषा को रियल लाइफ में अप्लाई नहीं किए। कि कचौड़ी के दुकान में तुम सोचो ना वो आदमी को कितना परेशानी होता है, क्योंकि तुम मना कर देते हो ठंडा वाला नहीं लेगा, क्योंकि वो पहले का हो गया, पूड़ी नया लाइए भैया, नया गरम नहीं है अभी, गरम गरम पूड़ी लाइए तो ठंडा हो गया। तो ठंडा तो बेचारा बार बार ठंडा ही होगा, और क्या वो गर्म कर देगा उसको, नहीं, वो तो बेचारा नीचे धस गया। वो समोसा तो अब कोई खाएगा ही नहीं। वो कोशिश वो भी यही चाहता है कि पहले तुमको नीचे वाला दे दे, क्योंकि वो कोई और नहीं लेगा। तो वो लोग क्या करता है, मतलब वो माल किसको सल्टाता है, जो पार्सल करने ले खाने आता है उसको फटाफट वो वाला माल सल्टाता है कि उसको मालूम है ये घर जाके गर्म करेगा, तो इसको पहले वाला दे दो। ये जो लाइव कस्टमर है ना, ये बेटा नजर में ताक में कि अभी वो तेल जल रहा है, अभी उसमें वो समोसा जा रहा है, अभी जो निकलेगा ना वो वाला लेंगे, वो वाला लेंगे, वो गर्मा गर्म चाहिए। जो दुकान में जाते हैं ना, पहले वो आंटी लोग यही पूछती है गर्म है क्या, तो दुकानदार भी अब भी निकाला है भाभी जी, अब भी निकाला है, मतलब अब भी आप आए उससे 1 मिनट पहले तो बंद किए तवा। सब खाली झूठ बोलता है, बट उसको तो कस्टमर है, माल बेचना है। और भाभी जी भी बेकार का पूछती है, उसको मालूम है लेना है, बट फिर भी पूछेंगी तो ही क्या गर्म है क्या, नहीं तो नहीं लेंगे बताइए। बोला एकदम गर्म है भाभी जी, अब भी निकाले, 2 घंटा पहले निकाला, अब भी निकाले। आप आए ना उससे 2 मिनट पहले तो तवा बंद किए, अभी तो तेल गर्म हो रहा था। तो ये सब जो काम होता है, क्या सोचते हो कभी प्रैक्टिकली बिजनेस कैसे सोचते हैं? बिजनेस ऐसे सोचते हैं। बिजनेस सोचते वक्त लीफो फीफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज ये सब बातें ऐसे नहीं सोची जाती, ये सब बातें इंडस्ट्री के वाइज सोची जाती है। एक बेकरी और डेयरी इंडस्ट्री हमेशा कोशिश करेगा कि वो फीफो बेसिस पे जाए, एक ब्रेड इंडस्ट्री कोशिश करेगा कि वो फीफो बेसिस पे जाए। कोई भी जिनका एक्सपायरी यानी पेरिशेबल कॉमोडिटीज है, तो क्या कोशिश होगा उसको फीफो बेसिस जाए। हमारे जैसे इंडस्ट्री में वेटेड एवरेज कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एवरेज कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को उस बात से फर्क नहीं करता, क्योंकि हमारे अगर पिछले साल भी 500 बुक आया, इस साल भी 500 बुक आया, अगले साल भी 1000 बुक आया, तो हम लोग तो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज कर लेंगे, क्योंकि हमारे स्टॉक्स में वैसा कोई हरंग फड़ंग नहीं है। वहीं पे एक समोसा वाला दुकान बेचारा क्या सोच रहा है, लिफो, क्योंकि उसका लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है। जो पहले निकल रहा है वो नहीं बिक रहा है, जो बाद में निकल रहा है वो पहले बिक रहा है। मतलब फ्रेश है क्या, तुम बोलते हो ना फ्रेश है क्या, तब दीजिए। तो फ्रेश क्या होता है? फ्रेश कुछ नहीं होता है, फ्रेश सारा होता है, तो तुमको बेवकूफ़ बनाता है। केक के दुकान में भी जाके भैया फ्रेश है, तो जैसे तुमको वो बोल ही देगा नहीं है फ्रेश है तो तभी दीजिएगा, जैसे वो मना कर देगा नहीं ये फ्रेश नहीं है तो 3 दिन पहले का है हमारा। तो जब कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, वो सब्जी जैसे ऑर्डर करते हो तुरंत ला के दे देता है, तो लगता है अरे ये तो अभी का कल का होगा या पहले का बना हुआ होगा। अरे तो पगला कौन सा वो तुम्हारे लिए नया तवा में बना रहा है, वो तो सब बना हुआ ही है। सबसे ज़्यादा घटिया खाना इसलिए 5 स्टार्स का होता है कि जब मैं ऑडिट करने गया था आइवरी का और हैत का अपने टाइम पे, तो वहाँ मैंने देखा, अब तो चलो कई नॉर्म्स है जो ये सब चीज़ होने नहीं देते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, आई एम नॉट टॉकिंग मतलब फेक और समथिंग, 45 डेज पुराना खाना भी वो लोग रखता है प्रिजर्वेशन पे, एकदम हाईएस्ट सिक्योरिटी के प्रिजर्वेशन में। बोलता है ना कि एक डीप फ्रीज टाइप में, जो उनका वो मतलब नॉनवेज जो लोग खाते हैं चिकन विकन जो होता है वो सब 45 डेज पुराना रख के रखते हैं, और उसके बाद भी वो अगले दिन वो लोग बनाने के लिए रेडी रहते हैं उस चीज़ को, कि अगर 46th डे भी बिकता है तो भाई पहले वो निकाल के खिलाओ, पहले वो निकाल के खिलाओ। और अपने को लगता है 5 स्टार भाई 400 रुपये का चाय पी के आए हैं, अबे वो चाय पत्ती जो है या वो जो दूध है ना, उसका कब का है उसको भी नहीं मालूम। बहुत गलत तरीके से अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। आप अगर सच में कोई रेस्टोरेंट का घुस जाओ ना उसमें, मतलब
क्या नाम है उसका, किचन में, आप खाना तो नहीं ले पाओगे अगली बार से। जो वेज खाते हैं वो तो स्पेसिफिकली यदि कोई एक नॉन वेज की दुकान में भी चले जाए, क्योंकि फिक्स है। आपको बता देता हूँ एक और फैक्ट कि आज से जाना बंद कर देना इसके बाद, जो लोग नहीं नाटक करते हैं ज़्यादा। आप लोग अगर कोई एक दोनों रेस्टोरेंट लेते हो जो कि वेज भी है और नॉन वेज भी है, और वहाँ बोलते हो ना कि हमको बटर नान ले आइए, हमको मसाला कुलचा ले आइए, मेरे लिए तंदूरी रोटी ले आइए, तो मैं आपको बता दूं उन सब में एक कंटेंट है। क्योंकि वो जो आटा गूंदा जाता है ना, वो एग डाल के ही गूंदा जाता है, बिना उसके गोंदा ही नहीं जाएगा। क्योंकि तुम्हारे घर में मम्मी बेचारी मेहनत करती है 10 फलका के लिए, 20 फलका के लिए, तो वो नॉर्मली वो आटा गोंद देती है। कितना टफ होता है आप लोग तो जानते होंगे, आटा गोंदना, उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। अब वो रेस्टोरेंट जो कि इतना सारा खाना बना रहा है एक साथ, वो उस चीज को सॉफ्टन करने के लिए और फास्ट काम करने के लिए एग यॉक्स डालता है उसमें, और वो बोलता प्योर वेज है बाहर, या वेज दे रहे हैं, मतलब वो जो रोटी है वेज है, वो वेज नहीं है, उसमें क्या डला हुआ है बताइए, एग। अब कोई के लिए अगर एग नॉन वेज था तो कल से खाना बंद कर दो, कोई भी रोटी बाजार का। हिम्मत तो है नहीं सर, आप बोलेंगे अभी नीचे जाके खाएंगे, उसके बाद भी आप जितना बोलना है बोल लीजिए, खाना तो अरे हम खुद खाएगा, हम थोड़ी रुकेगा, अविनाश सर थोड़ी रुके। अविनाश सर को जब पता चला वो बोले हम देखा नहीं, तब तक हम मानेगा नहीं, मतलब उसके लिए ये, और देख लेगा तो बोलेगा हम देखने से इनकार कर देंगे, यदि देख लिए तो बोलते हम देखने से इनकार कर देंगे, खाना नहीं रोकेंगे, हम मानेंगे नहीं कि हम वो है। तो ये जो चीज है ये तो गलत कुछ नहीं है, तुमको पता कहाँ चल रहा है। और कोई, यही तो आज के डेट पे डिबेट है कि एग इज अ वेज और नॉन वेज प्रोडक्ट। तुम देखेगा रोटी में कहीं ग्रीन या रेड नहीं होता है, वो तुमको बता भी कहाँ रहा है कि ये ग्रीन है कि नहीं, सब्जी में होता है। ब्रेड्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दिस इज ग्रीन और दिस इज रेड, है कि नहीं, चेक कर लेना कोई भी मेनू में जाके। रोटी में कहीं नहीं, वो कहीं से तुमको बता भी नहीं रहा हम क्या, हम तो इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं रख रहे। और तुम कोई भी रेस्टोरेंट चले जाओ जहां नॉनवेज भी मिलता है, अगर वहां बिना उसके यूज होता हो, मेरा नाम बदल देना। अरे हम लोग तो ऑडिट किए देखें, तुम लोग भी जब ऑडिट करोगे देखो, वो तो प्योर वेज पहले से है ना, तो वहां तो आएगा ही नहीं ना वो ड्रैक ही अंडे का। मैं तो किसका बात कर रहा हूं, मैं तो किसका बात कर रहा हूं, जो वेज नॉन वेज दोनों रेस्टोरेंट है, जहाँ मतलब मिक्स है, जहां आप लोग बोलते हो सर खाना अच्छा है बट नॉनवेज भी मिलता है, क्या हो गया, हम लोग तो वेज ही मंगाया। बट मैं बता दूं, आप लोग जो वेज मंगाया उसमें भी नॉनवेज कंटेंट है कहीं ना कहीं से। पर ठीक है यार, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा, तुम लोग ऐसे भी नर्क में लोटा तुम लोग का भर चुका है, तुम लोग का ना नर्क में भी जगह नहीं है तुम लोग के लिए, तुम लोग अब नर्क में भी तुम लोग के लिए जगह नहीं है, वहां से भी तुम लोगों को कोई पाताल लोग भेजा जाएगा। तो थोड़ा पाप और कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं बताना चाह रहा हूँ ये नर्क का भी तुम लोग लायक नहीं है, चिंता मत करो, एकदम चिल रहो, चिल रहो, ये सब टेंशन मत लो, क्या खा लिए ये तवा अब से नहीं खाएंगे, और वही रात को मम्मी को बोलोगे चलो ना मम्मी चलते हैं, तो वो सब बात मेरे आगे मत करना, ठीक है। मैं बोल भी दिया फिर भी खाओगे मुझे मालूम है। तो प्लीज एवरीबडी, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि रियल लाइफ, जो तुम लोग एक वर्ड बोलते हैं ना हमेशा, सर रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, सर अकाउंटिंग एप्लीकेशंस क्या है, ये सब चीजें कभी रिलेटेबल नहीं है। बुक्स अलग तरीके से काम करता है, रियल लाइफ अलग तरीके से काम करता है। ऑल्दो कॉस्टिंग फिर भी थोड़ा बहुत किसको देखता है सर, रियल लाइफ को थोड़ा बहुत देख सकता है, बट दिन भर देखे या हमेशा वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करे कि 2 बुक यहां से निकला और 4 बुक को कोई नहीं कर सकता। एक मेथड बनाना पड़ता है जो कि बेस्ड ऑन सम एवरेजेस है। अब वो मेथड में भी लीफो हो, मे बी फीफो हो, मे बी सिंपल एवरेज हो, मे बी वेटेड एवरेज हो, ऑफकोर्स ज्यादा प्रचलित 2 होगा। सोचो मैं किस 2 का बात कर रहा हूं, फीफो और वेटेड एवरेज ज्यादा प्रचलित। और यही आप अकाउंट्स में सुनते होंगे कि जनरली ये 2 मेथड से वैल्यूएशन किया जाता है जनरली, क्योंकि ये 2 जो मैंने बोला दूसरा दोनों वो जनरली एप्लीकेबल है भी नहीं। बट मैंने आपको एग्जांपल दिया समोसा वाला दुकान का, जो एक लीफो टेक्निक से काम कर रहा होगा, क्योंकि उसको मालूम है जो गर्म निकल रहा है वो पहले बिकेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट है उसके लिए तो। बट वही चीज है, अपने दिमाग कभी लगाते नहीं है इतना। एक वेरी साधारण एग्जांपल लिया मैंने आप ही के जैसे लोगों के लिए समोसे का, और कुछ नहीं, ज्यादा इधर उधर जाने का दरकार ही नहीं। बोलिए लॉजिक क्लियर हो रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो कभी लीफो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, होता होगा वहां लीफो, तुमको क्या मतलब है। जैसे जहां ट्रेंड्स जल्दी चेंज होते हैं, नहीं समझे, फैशन इंडस्ट्री भी लीफो बेसिस पे चलता है, इसलिए पुराना माल देखते होगे वो सेल पे लगा देता है, क्योंकि वो बेच ही नहीं पा रहा है उसको। ट्रेंड चेंज सर, 2 महीना तक वो ट्रेंड चला, अगले दिन से वो ट्रेंड चेंज, एक मीम आया उस पर खत्म, वो
नया ट्रेंड चालू, एक मीम आते ही तो दुनिया हिल जाता है, नया ट्रेंड आ जाता है, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल। तो वो ऐसे फेमस होते हैं लोग के, एक सेकंड का बात है, एथनिक वेयर चेंज, ये चेंज, तो लोगों का जो मटेरियल खरीदा हुआ है सब वेस्ट, बेकार हो गया ना वैल्यूएशन टेक्निक भांड में। तो वैल्यूएशन टेक्निक और रियल लाइफ को तो रिलेट ही मत करने जाना। हाँ, फिर भी अगर कंसेप्चुअली कोई चीज समझना है, कॉस्टिंग फिर भी कुछ बात करता है जो सही है, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बात करता है। बट अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, वो एक बेसिस पे बने हैं, वो इंडस्ट्री के हिसाब से चेंज होने नहीं बोलते। स्टैंडर्ड्स एक जन बनाया है जो कि बोलता है सारे कंपनीज को फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट सारे कंपनीज पे लागू है, तो एज पर कंपनीज एक्ट ये बोला गया तो ये करना है, तो भाई वो तो कोई भी कंपनी होगा उसको करना होगा। बट रियल लाइफ वैसे नहीं चलता। तो अगली बार से जब भी ये सब टॉपिक्स पढ़ो और जब भी ये सब टॉपिक समझना, दिमाग खोल के समझना, ये नहीं कि दिमाग में ये रखना कि सर लिफो कैसे हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता, मैंने तो अभी एग्जाम्पल दिया, और होता क्या है उससे तुमको मतलब भी नहीं है। तुम्हारे को तो एक टेक्निक फॉलो करना है जिससे तुम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करने वाले, जिससे तुम अपनी प्राइसिंग निकालने वाले हो कोई प्रोडक्ट का। तो उसके लिए तुमको ये भी नहीं समझना है कि सच में क्या वैसे ही 2 बुक वहां से और 4 बुक वहां से निकल रहा है क्या, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। क्या लॉजिक हिट हुआ सबको? तो बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट्स अब सीखने के लिए आप रेडी हो? क्योंकि अभी तक ना आपका दिमाग बड़ा छोटा नैरोड सोचता है कि कौन सा मेथड बेस्ट है, क्या करना चाहिए एग्जाम में। अरे हम बोल रहे हैं ये सब तुम लोग अभी सीखो ही मत, रिजल्ट आया थोड़ी है जो एग्जाम में क्या करना है जानना है तुमको, वो एग्जाम देना है कि नहीं तो बात का बात है ना। अभी ये सीखो कॉन्सेप्ट क्या है, बाद में बात करेंगे जिस दिन रिजल्ट। सर 1 मिनट में पानी निकाल दिया, आप मालूम, 1 मिनट इतना अच्छा चल रहा था, 1 मिनट में पानी निकाल दिया। तो अभी एग्जाम में क्या करना है वो सब बात मेरे आगे मत करना, अभी नॉलेज गेन कर लो। क्या डन है सबको इतना सा बात? चलिए, तो अब ये 800 का वैल्यूएशन मेथड 4 पॉसिबल है। क्या 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 लिखो इस बात को नीचे। The above closing stock can be valued in 4 methods. The above closing stock can be valued in 4 methods. चालू करो ना वो एसी एक बार और बोल दिया करो हमको बंद करना है, तो डायरेक्ट मत बंद किया करो। The above, सॉरी क्या लिखे थे, हाँ, the above closing stock can be valued using फॉलोइंग मेथड्स के अंदर लिखना ABCD। क्या A, क्या B, क्या C, क्या D? सर लाइन से सिखाइएगा। मैं बोला जरूर। एक फीफो और एक लीफो, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये टॉपिक से मेरे को एक गजब मीम याद आया। फीफो मतलब होता है खा के बाथरूम करना, और लीफो मतलब होता है खा के उल्टी करना। जस्ट थिंक, जस्ट थिंक। अच्छा था, मारे तब। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब समझिए, बोलिए अब समझ में आया होगा, मतलब अब समझ में आया क्या बोल रहे हैं आप। बोलिए, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। लिख लिया क्या सबने? अरे बस अब और मत हंस, ठीक है? बोला आज ही तो सुबह लीफो फीफो किए हैं डेली। बोलो लिख लिया क्या? फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अब एक एक करके समझते हैं। वाह सर मजा आ गया, मारे दो थप्पड़, मजा। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, तो अब एक एक करके इन मेथड्स के हिसाब से हम क्या सीखेंगे सर, कि वो 800 यूनिट का आप क्या वैल्यूएशन करोगे और उसका क्या वैल्यू लिखने वाले हो। सबसे पहले ए, क्या बताइए? एज पर फीफो। पहले कंसेप्ट सर बड़ा आसान कंसेप्ट है। एज पर फीफो बताइए पहले क्या बिका, बोलिए। तो लिखिए इस बात को, आउट ऑफ 9600 यूनिट्स, ब्रैकेट में सोल्ड यूनिट्स, प्राइमरली
400 units of opening stock was sold. अच्छा, क्या जरूरी है सच में वैसे ही बिका होगा? तो करेक्ट वर्ड है was assumed to be sold. सही लगा वर्ड? होता क्या है उससे मत बात करना, मेथड में ये मान लेते हैं कि पहले वो बिका था। अब वो 400 में 2 बुक वहां पड़ा है तो ये मत लोचा करना सर 2 तो वहां पड़ा। बोलो डन है सबको? 400 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक वाज अज्यूम टू बी सोल्ड, फुल स्टॉप। देयरफॉर remaining 9,200 units were sold from, बोलिए, current production, from current production. So closing stock of 800 units is only from dash production. Very good. Current year production. Perfect. So closing stock of 800 unit is only from current production. Therefore, under FIFO method, we value closing stock at dash rate. अभी के लिए नंबर वाइज बताओ कौन सा रेट पे वैल्यू करना चाहिए? वेरी गुड। वो 400 पे कि 300 पे? क्योंकि वो 300 वाला तो बिक चुका है, जो है वो कहां का है? 400। उस रेट को एक नाम दे रहा हूं, सीओपी रेट। क्या बुला रहा हूं बताइए? क्या इसको सीओपी रेट पे करना चाहिए? क्यों सीओपी रेट? क्योंकि ये है भी कहां का? प्रोडक्शन वाला ही माल है इसमें सिर्फ, तो इसको कौन से रेट पे लेना चाहिए? सीओपी रेट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सीओपी रेट? सीओपी रेट इज इक्वल्स टू, बताइए, सीओपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, जो कि कितना आया अपने एग्जाम्पल का? 400 लाख बाई 10,000 रुपीज, 400 पर यूनिट। सीओपी रेट मतलब एवरेज कॉस्ट। बताइए सीओपी रेट का फॉर्मूला सीओपी डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट। यानी जनरली जब फीफो मेथड बोलता है तो किस पे वैल्यू करते हैं सर? सीओपी रेट पे। ओपनिंग वाला रेट अब कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि वो तो बिक चुका होगा। मान लिए बिक गया, तो जो भी 800 में पड़ा है वो ये 400 करके पड़ा है। तो देयरफॉर बताइए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का रुपीज में वैल्यू कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स इनटू सीओपी रेट। करेक्ट? यानी क्या आया? 800 यूनिट इनटू रुपीज 400 पर यूनिट, रुपीज 3,20,000। भक्तजनों, क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप सबको क्लियर है एज पर फीफो मेथड? अब इसका वैल्यू आया तो सीओजीएस भी निकालना है। एक स्टेप और आगे क्या करेंगे बताइए? वो छोटा सा पार्ट बना लो, सीओपी से सीओजीएस। बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे? सीओपी कितना दिया हुआ था बताइए? सीओपी ऊपर से बताइए 40 लाख। ऐड क्या करते हैं बताइए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी कितना? रुपीज 1,20,000 लेस क्या कर देंगे बताइए? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी जो कि अभी निकाले कितना? 3,20,000। तो क्या आता है बताइए? सीओजीएस। क्या यही ऊपर अभी फॉर्मेट में सीखे? सीओपी से अगर ओपनिंग स्टॉक ऐड करे और लेस क्लोजिंग स्टॉक करे तो सीओजीएस आता है। सर बीच में वो सीओजीएस वो लिखने का दरकार नहीं है, हम तो सीधा सीओजीएस निकाल रहे हैं।
COP प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स से क्या आता है बताइए? COGS। तो कितना आया COGS का फिगर बताइए? हाँ 38 लैक्स आ गया क्या? 38 लैक्स। ये COGS अगर हम कौन सा मेथड फॉलो करें? फीफो। क्या पहले बोलो ये वाला बात, स्टोरीज क्लियर है सबको, समझ में आया? फीफो सर ऐसे ही करेंगे एग्जाम में भी? नहीं, एग्जाम में तो सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि COP रेट कितना आया बताइए? 400, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू इतना, देयरफॉर COGS। ये जो स्टोरी लिखाया ये तो तुमको अभी समझाने के लिए लिखाया कि फीफो का मतलब क्या होता है। क्या ये स्टोरी सबको क्लियर है अब? और इस हिसाब से कैसे हम वैल्यूएशन करते हैं और क्या हम वैल्यू निकालते हैं, क्लियर? दिस वॉज एज पर मेथड कौन सा? फीफो। ट्राई करोगे एक बार लिफो खुद से लिखने का? स्टोरी तो लिखो, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जैसे लिखना है लिखो। एक स्टोरी तो लिखो कि क्या हो रहा होगा लीफो में तब। यानी अब हम करेंगे बी एज पर लीफो मेथड। कहानी समझ में आया क्या खुद से लिखने से? क्या स्टोरी चल रहा है बताइए? लीफो में हो क्या रहा होगा कि ये 9600 कहां से बिका होगा? आउट ऑफ 10,000 प्राइमरीली, एंड हेंस इस बार जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है ना उसमें दो चीजें हैं, एक 400 इस साल का और 400 पिछले साल का। क्या स्टोरी समझ में आया सबको खुद से? प्लीज लिख लीजिए अपना हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। आई विल नॉट मेक यू राइट दिस लैंग्वेज एनी मोर। अब आप समझिए आपको कैसे लिखना है, क्योंकि मैं भी अगली बार अलग तरीके से बोल सकता हूँ। तो इट नेवर मैटर्स कि आप क्या लिख रहे हो, इट मैटर्स कि आप समझ क्या रहे हो। क्या आप खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हैं? देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक जो बच रहा है उसमें दो कंटेंट है। किसका किसका कंटेंट है इस बार? 400 इस साल वाला और 400 ओपनिंग वाला। क्योंकि सर जो 800 माल बचा है उसमें से 400 इस साल का बच गया और 400 पिछले साल का अभी भी बचे हुए चल रहा है। तो सर ऐसा थोड़ी होता होगा, कभी होता है ना? अभी तो सिखाया, चलो समोसा का दुकान में दिखा देंगे। तुम 2 घंटे खड़े रहो, देखो उसका बेचारे का वो समोसा नीचे धंसते जाएगा, बेचारा टूट के चूर हो जाएगा, बट कोई खाएगा नहीं उसको। ज़्यादा दूर नहीं जाना है अपने को, कचौड़ी समोसा तक ही जाना है सर। हाँ सर, वहीं तक हमारा दुनिया भी है। कौन? ओहो, तुम बोल रहे जितना पुराना उतना बढ़िया? हाँ जितना पुराना उतना बढ़िया, तो उस हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी क्यों? उसको थोड़ा वेट कराएंगे। वेट करो, देखो वाइन का प्रोसेसिंग अगर जानोगे ना, वो अगर आज बनना चालू हुआ है ना तो उसका पैकेजिंग और वो सब चीज़ भी बहुत लेट से होता है। अब जो तुम लोग जो देखता है अगर डब्बे में 21 ईयर्स ओल्ड या 12 ईयर्स ओल्ड, सर ये सब भाषा की सब बात आप कर रहे हो ना, हम लोग को नहीं मालूम कुछ, हम तो बता रहे हैं बस। एक डब्बे में जब ऐड आता है तो कुछ आता है ना 12 ईयर्स ओल्ड, 21 ईयर्स ओल्ड, तो इसका मतलब थोड़ी है वो 21 साल पुराना है या उसमें 12 साल पुराना कंटेंट है। वो तरीका क्या है उसका बोलने का कि उसमें ना एक्चुअली ये सब चीज़ बनता सड़े हुए फल से। तो वो सड़ा हुआ फल को जो यूज़ करके प्रिजर्व करके जो इसका स्ट्रैक्स निकाला गया है
वो सब क्या है, बहुत पुराने, और वो सबको रख रख के उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके वो चीज बनता है मिक्सचर से। जैसे वोडका इज मेड फ्रॉम आलू, तो आप तो आलू पसंद है आप लोगों को, फ्रेंच फ्राइज है ना तो जैसे आलू पसंद है वो आलू से बना है, सड़ा हुआ आलू से बना है। तो आलू का अपना अपना तरीका है, यही वो बोला ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंत कहाँ देखेगी। तो आलू को ऐसे तो तुम लोग को खाने में अजीब लगता है, बस वही फ्रेंच फ्राइज बन के आ जाए तब तो सर आलू ही आलू है अपने लिए। तो वही वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो वो सब बात मत कर, पुराना फीफो लीफो सब चलता है, बट वो जो पैकेजिंग होता है आज के दिन पे एमआरपी और बेस्ट बिफोर वाला चीज वो डिपेंड नहीं करता उस सब चीज में। ये सब अलग चीज हो गया। बॉटल का होता है, कभी भी पानी का एक्सपायरी नहीं होता। बॉटल जिसपे वो प्रिजर्व किया जाता है उन सबको केमिकल्स जो डाले गए हैं उनका एक्सपायरी होता है। वरना तो खाओ ना दवाई, जितना पुराना खाना है, ड्रग्स ही तो है दोनों ही। बोलिए एज पर लीफो मेथड क्या स्टोरी लिख ली है? वैल्यूएशन बताइए क्या हुआ? 400 तोड़ेंगे इस बार 800 को, कितने में? 400 और 400 में। 400 कितने रेट पे होगा? एक 300 पे ही चलेगा, और एक 400 कितने के हिसाब से होगा? 400। तो इस बार 2 बार करके निकालना होगा। कितना आया एक का बताइए? 1,20,000, और इसका कितना आया? 1,60,000। हेंस टोटल वैल्यूएशन विल बी 2,80,000 दिस टाइम। यानी इस बार कोई ऐसा मैथमेटिकली नहीं है कि सीधा एक करने से आएगा, 2 बार निकालना होगा, एक एग्जिस्टिंग वाला भी और एक पुराना वाला भी। कि ये दोनों को अलग अलग तोड़ के दिखाना होगा कि ये 400 यूनिट में 400 यूनिट, 800 यूनिट में 400 यूनिट ओपनिंग वाला है जिसके लिए रेट 300 है, और बाकी का 400 400 वाला है जिसके लिए रेट 400 है। बोलिए हेंस वैल्यूएशन इज 2,80,000। वही तो सिखाया अभी, हाउ टू वैल्यू स्टॉक इन लीफो, यही तो है, यही तो हुआ स्टॉक का वैल्यूएशन एज पर लीफो। वैल्यू कर दिए तो कि हमारे स्टॉक में जो माल पड़ा है वो 2,80,000 का। अब अगर वो डेड हो गया और बिक ही नहीं सकता आगे तो उसको लॉस बुक कर लो, जैसे आप लोग जानते हो डेड स्टॉक हो गया तो डेड स्टॉक का डेड स्टॉक। बट अगर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कल फिर बेच देंगे सुबह सुबह अवन में गर्म करके, तो रहने दो, क्या दिक्कत है। बोलो डन हो रहा है सबको? आइए एस पर लिफो लिख लिए ये, और इसके हिसाब से सीओजीएस निकाल लिए क्या? अरे नहीं निकाले हो तुम लोग। सीओपी बताओ कितना था? 40 लाख प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी 1,20,000, ये कांस्टेंट है रे। अब एक चीज माइनस होगा इस बार, क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी जो चेंज हो गया इस बार 280, पिछली बार कितना था? 320। इस बार वैल्यूएशन मेथड के कारण वैल्यूएशन डिफरेंट, हेंस सीओजीएस डिफरेंट। 38,48,000, 38,40,000। जैसे जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन चेंज होगा सीओजीएस अलग अलग आने लगेगा। अभी तो सिखाया वैल्यूएशन कैसे करेंगे। 400 को 300 पे, 400 को 400, क्योंकि ये 400 इस साल का भी है और एक 400 पिछले साल। समझ में आया क्या मृणाल? बताइए एवरीबॉडी, लीफो भी क्लियर है सबको? तो फीफो हो गया और लीफो मेथड हो गया हमारा। अगला मेथड कौन सा सीखेंगे बताइए अपने? सिंपल एवरेज। तो कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग क्या चल रहा है? सी। बताइए क्या करना है? एज पर सिंपल एवरेज। तो अब आप अविनाश सर के बातों को भी रिलेट कर पाएंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं इतना दिन से आप लोगों को। वो एज पर अकाउंटिंग रूल सिखाते हैं और उनका वो काम है और उनको वही बताना है, क्योंकि बुक्स में वैसे ही रिलेट करते हैं चीज़ों को। बट हम बुक्स का बात नहीं कर रहे हैं, हम आउट ऑफ द सिलेबस बात कर रहे हैं, जो कि बुक्स में नहीं आता। हम बात करना चाह रहे हैं जो रियल में होता है और हम कॉस्टिंग में अप्लाई करें। तो सर इन 4 में कौन सा मेथड करेंगे? अभी बताया, इट डिपेंड्स अपॉन, बट एट सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे जाके ऑब्वियसली मैं भी अविनाश सर वाला टोन में बोलूंगा कि या तो क्या यूज करते होंगे फीफो, या तो क्या यूज करते होंगे वेटेड एवरेज फ्रॉम सम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं ज्यादातर आपको फीफो कराऊंगा। मतलब मैं अपने कॉस्टिंग लेवल पे अगर सम साइलेंट है अबाउट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मैं क्या यूज कराऊंगा बताइए? फीफो। और अविनाश सर वहीं अगर साइलेंट है तो ज्यादातर यूज कराते हैं वेटेड एवरेज, इसलिए मैंने ये बात टोका। हमको मालूम है ना वो क्या पढ़ा रहा है, तो वो पक्का वेटेड एवरेज पे फोकस कर रहे होंगे। मैं ज्यादा फोकस करूंगा किसमें बताइए? फीफो, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्री सारे फीफो ही यूज करते हैं ज्यादातर,
क्योंकि सबको मालूम है ट्रेंड आज के दिन में बहुत जल्दी से चेंज होता है, चाहे वो गारमेंट भी हो, चाहे वो आपका डेयरी बिजनेस भी हो, सभी क्या कोशिश करते हैं बताइए, फीफो बेसिस पे माल फटाफट निकाल ले, क्योंकि क्या पता कल ये चीज बिके भी क्या ना बिके, ये ट्रेंड चले भी क्या ना चले। तो कोई जरूरी नहीं है आज के डेट पे सब फीफो निकालते हैं, हमको भी मालूम है हर टर्म सिलेबस चेंज हो जाता है इन लोग का, कोई चीज नया ला देता है तो हमको बुक्स क्या करना पड़ता है चेंज, तो हम कोई कोशिश क्या करते हैं जो पुराना है वो पहले निकाल लो, कारण कहीं पता चले चेंज हो गया सिलेबस तो ऐसा ना हो डेड स्टॉक हो जाए कुछ, समझे कि नहीं आप लोग बात, तो बस वैसा ही है। तो ये ट्रांजिशन फेज हर बिजनेस देखता है, इसीलिए बिजनेस चाहता है फीफो मेथड फॉलो, और मैं कॉस्टिंग में जनरली आपको फीफो कराऊंगा। अविनाश सर बुक के हिसाब से बात करते हैं और कंपनीज एक्ट बोलता है मेथड करते हुए जो टैली में एंट्री करते हैं तब हम क्या फॉलो करेंगे बताइए, वेटेड एवरेज। बोला ठीक है, उनके हिसाब से वो सही, आपके हिसाब से आप सही, हमें तो सारा हिसाब अभी सीखना है, क्योंकि कल हम कौन सा हिसाब लगाने वाले हैं हमें भी नहीं पता, वो तो डिपेंड करेगा हम क्या करते हैं, हम किस लाइन ऑफ बिजनेस में जाते हैं और हम किस डिपार्टमेंट में हमारा रोल है, तब हम वो चीज़ सीखेंगे कि हम टैक्सेशन लॉस सीखेंगे, हम अकाउंटिंग लॉस सीखेंगे, हम कॉस्टिंग स्टैंडर्ड सीखेंगे, पता नहीं। डन है सबको? तो आज ब्रॉडन रख के सब चीज़ सीखना है। बताइए सिंपल एवरेज का मतलब, दो रेट आया था, क्या क्या, तो सिंपल एवरेज क्या बोलता होगा कि 400 और 300 का सिंपली क्या निकाल लो, एक एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐड करके डिवाइड बाय 2, बट एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर? सर वो 300 तो 400 यूनिट का था और वो 400 10,000 यूनिट का था, वो 400 10,000 यूनिट का था और वो 300, तो सर ये तो गलत टेक्निक है आपका। बिल्कुल, इसलिए तो इससे बेटर टेक्निक है कौन सा, सिंपल एवरेज तो सबसे घटिया टेक्निक है, क्योंकि वो तो सिंपली वो दोनों रेट्स का सिंपल एवरेज निकालने का बात करता है, ऑल्दो दोनों क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है। तो सर ये करना तो बहुत गलत है, बट सीख के रख रहे हैं, रियल लाइफ में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो ये बस हम सिखा रहे हैं, ऑल्दो हम कभी भी आने वाले क्लासेस में इसको यूज नहीं करेंगे। तो बताइए एज पर सिंपल एवरेज अपने क्या निकालेंगे सर, वी वुड कैलकुलेट एन simple average rate based on opening stock rate and COP rate, as opening stock rate plus COP rate divided by 2. This is called simple average rate. Hence closing stock of FG is equals to simple average rate into closing stock in units. Hence closing stock of finished goods equals to simple average rate into closing stock, ब्रैकेट में यूनिट लिखा हूं, यू मतलब यूनिट। क्या इस हिसाब से वैल्यूएशन कर दोगे? सर इससे और लीफो से तो सेम आया, अब ये तो बाई चांस सेम आ रहा है, ये मत बोल देना इससे और लीफो से हमेशा सेम आएगा। क्यों सेम आ रहा है कोई बता सकता है? सेम आ रहा है, हाँ, क्योंकि लीफो में भी तो 400 400 लेके किए, मतलब एक तरीके से वेट्स क्या था, सेम, तब सिंपल एवरेज और लीफो से क्या हो गया, आंसर सेम आ गया। बट ऐसे नहीं होता है सर, वो तो बाई चांस आ गया कारण क्वांटिटी सेम था। तो ये मत बोलना सर सिंपल एवरेज और लीफो से सेम आंसर आता है इसलिए दोनों बर्बाद है, ऐसा नहीं है, बर्बाद आप हो जाओगे अगर ऐसा सोचोगे। क्या डन है? बताइए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, पहले सिंपल एवरेज रेट, सिंपल एवरेज रेट 300 प्लस 400 बाई 2 विच इज 350 पर यूनिट, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG इज इक्वल्स टू
350 इंटू 400, सॉरी 800, कितना आया बताइए? 2,80,000। तो इसका भी वो COGS सेम ही आएगा। हाँ, क्या COGS भी निकाल दोगे इसके बाद? COGS भी निकाल दो। कॉलेज है क्या आज? हाँ, बस 5 मिनट और। खत्म नहीं हुआ अभी तक? अभी तो छुट्टी चल रहा था, आज ही से चालू हुआ क्या? पूरा छुट्टी? क्या छुट्टी किस लिए फरवरी में? अभी है क्या? अब है? अभी तक आया नहीं था। 2,40,000 लिख लिया क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG सारे बच्चा? चलो नेक्स्ट, लास्ट मेथड कौन सा बताइए? डी बोलिए। अरे वो लिख लिए ना, COGS कितना है वही सेम 38,40,000 सबने निकाला है। लास्ट डी बताइए क्या? एज पर वेटेड एवरेज। समझ में आ गया होगा इसमें क्या करेंगे अगर सिंपल समझ में आया तो? पहले क्या निकालेंगे? एक वेटेड एवरेज रेट। क्या करेंगे? वेट्स क्या लेना चाहिए बताइए? रेट्स निकालते वक्त वेट्स को क्या लेना चाहिए? आप तो पढ़ चुके हो मैथ्स में, वेट्स तो वही फ्रीक्वेंसीज वाला बात हो गया ना। क्या वेट्स लेना चाहिए? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी किसका लेंगे? ओपनिंग का ओपनिंग के लिए, और क्लोजिंग का क्लोजिंग के लिए नहीं, कंप्लीटेड यूनिट्स का वो COP के लिए। मतलब एज पर वेटेड एवरेज वी विल कैलकुलेट व्हाट? बताइए वेटेड एवरेज रेट। बताइए वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलता होगा? सर आप करोगे वेट, जिसका वेट है पहले वाले का ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स इनटू ओपनिंग स्टॉक रेट, प्लस बताइए COP इन यूनिट्स इनटू COP रेट, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट्स। याद है फॉर्मूला? ओए बच्चा लोग, ये याद आ रहा है? फ्रीक्वेंसी वाला, वेट्स वाला, एवरेजेस करते थे ना, समेशन ऑफ FX बाई समेशन ऑफ F। होप ये वापस आपको यही लैंग्वेज में काम आए जो अभी चल रहा है, उस लैंग्वेज में आगे से काम ना आए जो लैंग्वेज मैंने थोड़ा देर पहले यूज किया। समेशन ऑफ FX बाई समेशन ऑफ F। व्हाट द F? बोलिए। ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स इनटू ओपनिंग स्टॉक रेट प्लस COP यूनिट्स इनटू COP रेट डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस COP इन यूनिट्स। यही तो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट होता है। वेट इनटू वैल्यू, वेट इनटू वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट्स। यार X हो गया अपने लिए ये सब रेट्स, और ये COP इन यूनिट्स और ये सब हो गया वेट्स। समझ गए ना? जो अपने वो WX और W लिखते थे, या FX और F लिखते थे। बाय द वे ये तो लिखने का तरीका हुआ, यूज इससे नहीं करेंगे। यूज करने का बेस्ट तरीका है वेटेड एवरेज, तो सबसे आसान होता है टोटल बाय टोटल। 1 मिनट नोटिस करो और बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये वेरी गुड, 1.2 लाख है। मतलब ये क्या है पता है? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू। ये क्या है? नहीं देखो, ये वो COP इन रुपीज है क्या? ये वही 40 लाख आएगा घूम के? 10,000 इंटू 400 क्या आएगा? चल, और ये क्या आएगा? 1,20। तो टोटल उनका क्या हो जाएगा? 41,20,000। और नीचे क्या है एक बार बताओ? ये कितना है? 400। और ये कितना है? 10,000, यानी 10,400। तो अल्टीमेटली एक तरीके से वेटेड एवरेज तो बोलता है टोटल बाय टोटल कर दो, मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। वो जो रेट आएगा उस रेट पे किसको वैल्यू कर देना? क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर देना। मतलब अगर मैथमेटिकली देखें तो दिस इज नथिंग बट ऊपर क्या हो गया पता है? ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज प्लस क्या बोले बताइए? COP इन रुपीज डिवाइड में क्या हो गया बताइए? ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस COP इन यूनिट्स। सिंपली टोटल बाय टोटल कंसेप्ट, मतलब कॉस्ट का टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट्स का टोटल। अपने लिए कितना हो गया ऊपर बताइए? 1,20 प्लस 40 लाख, नीचे 400 प्लस 10,000, यानी ₹41,20,000 डिवाइडेड बाई 10,400।
यूनिट्स। बताइए रुपीस कितना, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल बता सकते हो आप। 396.15 टाइप्स। कैलकुलेटर में एग्जैक्ट रहने देना, अभी के लिए ये बोलते हुए छोड़ दो। क्या ये आया हमारा रेट? समझ में आया सबको? टोटल बाय टोटल करना है रे, वेटेड एवरेज तो सबसे आसान है। टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स। अब इस रेट को किससे इंटू कर देंगे बताइए? क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए वही वेटेड एवरेज रेट इंटू क्या? क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। कितना था? 800। कैलकुलेटर में इसका एग्जैक्ट वैल्यू आया हुआ होगा, उसी से 800 इंटू कीजिए जस्ट, ताकि राउंडिंग ऑफ एरर सबसे कम आए। क्या बोला, समझ में आया मेरा बात? कैलकुलेटर में इसका एग्जैक्ट लेके चलिए जितना हो सकता है, और वो निकालने के लिए आपका कैलकुलेटर में आया हुआ होगा। अगर हटा दिए तो 41,20,000 को फिर से 10,400 से डिवाइड कर दो, और जो कैलकुलेटर में आ रहा है उसको 800 से इंटू कर दो। बताइए कितना आया? 3169। अब नियरेस्ट रूपी में राउंड ऑफ कर दो 23। वो अब नियरेस्ट रूपी में राउंड ऑफ कर दिया। क्या ये आ गया 23? क्या एवरीबडी समझ में आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एज पर वेटेड एवरेज टेक्निक एक तरीके से यूनिटरी मेथड हुआ रे, कि इतना खर्चा 10,400 के लिए तो 800 के लिए कितना। सबसे आसान यही है सोचने में। तो क्या इस हिसाब से आप COGS भी निकाल सकते हैं? COP add opening stock of FG less closing stock of FG and you will get COGS, and this completes my today's discussion of valuation under 4 methods. चलो 1 घंटा 45 मिनट आज पढ़ लिया, अच्छा बात है। बताइए COP कितना? 40 लाख। ये एक 20, 3,16,923। तो COGS 38,03,077 आया क्या ये सबका? दैट्स इट फॉर टुडे। टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, कल मिलते हैं वापस।